हमें क्या बताया गया हमेशा, स्पिरिचुअलिटी अलग है, फिजिकल वर्ल्ड अलग है, ठीक है, लेकिन इसी के माध्यम से आपको ये भी मिलेगा और ये अगर आप करते तो आपको ये भी मिलेगा। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप यहाँ बैठे बैठे इस पूरे संसार को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा योगा को बहुत फिजिकल हमने ले लिया, बट योग का पूरा पर्पस जो है वो यही है कि क्या ये यूनियन की घटना घट रही या नहीं घट रही। करते हैं ना, कण कण में शिव का वास है, तो चाहे इस कण में चाहे उस कण में एक ही शिव है, लेकिन जो शक्ति है वो अलग अलग। आप कलयुग में रहते हुए अपने चेतना को ऊपर उठा के आप सतयुग वाला जीवन जी सकते हैं, जहां पे आप इटर्नल ब्लिस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। या फाइंडिंग अवर पर्पस की बात करते हैं तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिना उस आइडेंटिफिकेशन के आप कभी भी अपना पर्पस फाइंड आउट नहीं कर सकते। चेतना का स्तर आपका जितना ऊपर उठा रहेगा, तो ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में फ्लो कर रही है तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। अगर ये घटना नहीं घट रही तो आपकी एनर्जी। तो स्वर विज्ञान को टेक्निकल और बारीकी से जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर मनीष के मौर्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी लोगों को। सर, मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है स्वर विज्ञान के बारे में, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था और जितना पढ़ा वो इतना इंटरेस्टिंग लगा बस पढ़ते ही जाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक पॉडकास्ट किया जाए और आपसे बढ़िया इस पे कौन बता सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत एक बेसिक से ही करना चाहूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले जो नहीं जानते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है। देखिए, स्वर विज्ञान जो है ना, ये तंत्र, जो आपका जितना भी तंत्र का टेक्स्ट लिखा गया उसमें एक शिव स्वरदय शास्त्र जी ये लिखा गया, उसमें ये सारा का सारा ज्ञान रिकॉर्ड है। अच्छा। तो शुरू कहाँ से हुआ ये, तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप यहाँ बैठे बैठे इस पूरे संसार को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो महादेव जो है हमारी सांसों के माध्यम से हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं, और फिर उन्होंने इसी को और फर्दर डिफाइन किया कि सांसों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, और वही फिर शिव स्वरदय शास्त्र में रिकॉर्ड हो गया, और फिर जो कि बाद में स्वर विज्ञान के नाम से पॉपुलर हुआ। अच्छा, क्योंकि ये जो मैंने देखा है 1-1.5-2 साल में ही काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और जैसे आप बता रहे हैं या मैंने भी पढ़ा था कि ये शिव जी ने ज्ञान दिया था पार्वती माता को, तो ये इतना पुराना है तो ये क्यों नहीं आया हम लोगों के बीच में पहले? और मेरे हिसाब से आप भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो स्वर विज्ञान जो है ना, स्वर विज्ञान का एक एस्पेक्ट जो है वो स्वर योग करके एक एस्पेक्ट होता है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें होती है, स्वर योग और स्वर विज्ञान, ठीक है जी। योग समझाता हूँ मैं, और ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर देता हूँ जी। तो योग मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो योग इज एडिशन, राइट, दो चीज़ों का मिलना। तो जैसे हम कहते हैं ना योगा और उस तरीके से, तो योग का पर्पज क्या है कि शिव और शक्ति का मिलना। कैसे, वो क्या मैं समझाऊंगा, आप जब मैं आपको थ्योरी ऑफ क्रिएशन बताऊंगा तो उसके बारे में आपको वो बताऊंगा, ठीक। मतलब जो शिव हैं वो हमारे यहाँ आज्ञा चक्रा पे बैठे होते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए बस कि ये शिव जो है हमारे आज्ञा चक्रा पे, और जो शक्ति है हमारे मूलाधार चक्रा पे, ठीक है। इनका यूनियन जो है, जब हम इनहेल करते हैं तो मूलाधार से शक्ति उठती है, उठ के आज्ञा चक्रा पे जाती हैं, और एक्सेल करते हैं तो वो नीचे जाती हैं। अच्छा। तो जो ये यूनियन है इसको हम योग कहते हैं। आप अगर कोई भी योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ तंत्र। और तंत्र जो है इसी की चीज़ यही सिखाता है। अगर आप, जैसे हम अभी कैसा योगा को बहुत फिजिकल हमने ले लिया, बट योग का पूरा पर्पस जो है वो यही है कि क्या ये यूनियन की घटना घट रही है या नहीं घट रही है, ठीक है। पहले पॉपुलर नहीं था, अब इतना पॉपुलर क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 4 युग जैसे हमारे यहाँ बताए गए हैं ना, कि एक सतयुग है, उसके बाद त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर कलयुग आ गया। सतयुग में जैसे वेदों की रचना हुई। अच्छा, इन चारों युगों में डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि ये चार, ऑब्वियसली थोड़े टेक्निकलिटीज जो हम कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन और उस तरीके से, वो अपनी जगह पे ट्रूथ है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या मतलब, लाइक हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर डिफरेंट, क्या उसमें अलग हो सकता है? कलयुग का ही पता है। देखिए, चेतना जो है ना, चेतना का स्तर जो है जी, वो समय के साथ, जैसे सतयुग में सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, ठीक। अच्छा। और कलयुग में वो सबसे मिनिमम लेवल पे है। तो चेतना का स्तर आपका जितना ऊपर उठा रहेगा, उतना जो ये यूनियन है ना, ये घटना देखिए हमारे जीवन में ना, ये यूनियन का घटना बहुत जरूरी है। और यही यूनियन, अभी हम बात करेंगे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की, तो
अभी जो घटना घट रही है वो पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से घट रही है, वो ड्युअलिटी है, ठीक। जिस दिन यही घटना सुषुम्ना के माध्यम से घट जाएगी, उस दिन क्या होगा कि डिवाइन यूनियन, जिसको हम मोक्ष कहते हैं ना, वो जी, आपको जी। प्राप्त होगा। अच्छा। ठीक है। तो अब क्या है कि जो सतयुग में था ना, आपकी चेतना जो कहते हैं ना, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस, वो बहुत डेवलप थी। जैसे अगर वेद, ओके। तो हमारे यहाँ जो लिखा गया ना, जितने टेक्स्ट लिखे गए हम्म। वो उस कालखंड के लिए लिखे गए, कि जैसे वेद लिखे गए। तो अब जैसे मैं और आप अगर अभी वेद पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो बड़ा मुश्किल है उसको पढ़ना, जी। उसको समझना। जैसे अगर कभी आप विवेकानंद की किताबें पढ़िए, बहुत डिफिकल्ट है उनको पढ़ना और समझना। क्यों? क्योंकि वो जिस कॉन्शियसनेस लेवल पे लिखे गए हैं, उस लेवल तक आप अभी पहुंचे ही नहीं, ठीक। फिर चेतना का स्तर और गिरा तो त्रेता आया, जहाँ पे राम, रामायण, उनकी बात हुई। जी। फिर स्तर और गिर गया तो वहाँ पे जो है महाभारत, हम्म। कृष्ण, वहाँ पे गीता की बात हुई। द्वापर युग में। जी। उसके बाद जो सबसे लास्ट अब कलयुग, देखिए कलयुग। कलयुग में चेतना का स्तर और गिर गया है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे तंत्र विज्ञान आ गया। तंत्रा क्या कहता है कि अब खाली बैठ के वो यूनियन की घटना नहीं घटेगी, आपकी चेतना इतनी गिर गई है दैट एनर्जी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, आपके अंदर अच्छा। ग्रीड, एनवी, जेलसी एकदम बढ़ती जा रही है। तो True. अब आपको सर्टेन प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। उन सर्टेन प्रैक्टिसेस के माध्यम से ही आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा पाओगे और यूनियन की घटना आपके जीवन में घट सकती है। जी। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि आप अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है, जस्ट बाय योर ब्रीथ, ये चीजें आपके जीवन में, ये जो यूनियन की घटना है वो घट सकती है, ठीक है। अच्छा। और देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये होगा आपके चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, ठीक। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने कई बार ये वर्ड यूज किया तंत्र, तो यहाँ पे तंत्र से क्या मतलब है? क्योंकि तंत्र का हाँ, मतलब जो मैं मैं उस समझती पे हूँ ही वो थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट। डिफरेंट है। हमने बॉलीवुड में वो काला कपड़ा पहन के हाँ, और वो ब्लैक जादू मैजिक। टोना, राइट, व्हिच इज, राइट। सी तंत्रा इज क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, इन द Okay. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। Okay. जो आपने ये पढ़ा है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जी जी ठीक जी। है। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से बोला जा रहा है कि तुम ग्रॉस मैटर हो, जब तक तुम एनर्जी में कन्वर्जन आपका नहीं होगा तब तक आपको वो क्या कहते हैं, वो डिवाइन जो आपको ब्लिस मिलना है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ। तो तंत्र जो है ना, तंत्र ये आपको सिखाता है, ये प्रैक्टिसेस देता है कि कैसे तुम्हारे जीवन में वो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। एंड इट्स ऑल साइंटिफिक। अच्छा। जो हम वो काले कपड़े में पहन के और तांत्रिक, ये सब जो हम बहुत हाँ, गलत हाँ, तरीके से प्रचलित किया गया है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं आप है। उसको क्वांटम फिजिक्स समझिए, इट इज मतलब क्वांटम फिजिक्स की जो चीजें आप निकाल के बाहर लाई जा रही हैं, इट इज ऑल पार्ट ऑफ तंत्र, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे अभी कलयुग में एक और टेक्स्ट लिखा गया, शिव सूत्र। जैसे सांख्य दर्शन जो है ना, वो आपके सतयुग और त्रेता के आसपास लिखा गया है, ठीक है। अच्छा। वो कपिल मुनि थे, उन्होंने लिखा। तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, मतलब बहुत श्रेष्ठ थे कपिल मुनि, ठीक है। ओके। तो वहां पे कपिल मुनि ने पूरा वो यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में बताया और 25 एलिमेंट बताए उसके। जब हम कलयुग में आते हैं तो यहाँ पे शिव सूत्र करके एक पुस्तक है, उसको कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें 36 एलिमेंट के फॉर्मेशन की बात है। अच्छा। तो हमारे वैदिक स्कॉलर ने क्या कहा कि भाई तुम्हारी चेतना इतनी गिर गई है कि तुमको सांख्य भी अब समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें 25 एलिमेंट से तुम्हारा पूरा का पूरा वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ना आई एम गिविंग यू 36 एलिमेंट। ओके। होता क्या है ना, जब आप जिस युग में आप जब उसके टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट लिखे इसीलिए गए हैं कि हाउ डज दिस यूनियन हैपन, ठीक है। तो आपके चेतना का स्तर ऊपर उठता है। जब आपके चेतना का स्तर, मान लिया आप कलयुग में आपने इन टेक्स्ट को यूटिलाइज करना शुरू किया, तो अब आपके चेतना का स्तर ऊपर उठा, तो अब आप चले गए त्रेता में। अब आपको गीता समझ में आने लगी। आप डायरेक्टली गीता पढ़ने जाएंगे, आपको गीता समझ में नहीं आएगी। हाँ। मतलब मैं अपने क्लास में, शिव शक्ति क्लास में 1.5 साल से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं उनको गीता पढ़ा सकूँ, समझिए आप, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं गीता पढ़ाऊंगा नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए कैसा है कि जब आप कलयुग से ऊपर उठते हैं, जब आप द्वापर में पहुंचते हैं, तब आपको जो है गीता समझ में आने लगती है। अगर गीता समझ में आ रही, इसका मतलब है कि आपके चेतना का स्तर ऊपर उठ गया, आप जो है अब गीता आप समझ पा रहे हैं, आप कृष्ण बन गए, अच्छा। ठीक है। और जब वहां से आप ऊपर उठते हैं, त्रेता में जाते हैं, तो त्रेता में राम, क्या खाली रामायण की चौपाई याद कर ली, रामायण पढ़ लिया, ये नहीं, क्या आप राम बन पा रहे हैं? क्या आपके चेतना का स्तर वो है कि आपके अंदर राम आ पाए? अगर राम आ पाए तो आप जो है त्रेता पहुंच गए, और फिर वहीं से फिर आप सतयुग, मतलब आप कलयुग में रहते हुए अपने चेतना को ऊपर उठा के आप सतयुग वाला जीवन जी सकते हैं, जहां पे आप इटर्नल ब्लिस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और स्वर विज्ञान उसकी डे टू डे में आपको पॉसिबिलिटी देता है। जी जी। बट ये इतना आसान है कि हम उस एक मतलब
डिवाइन तक पहुंचने के लिए इतने, जैसे आपने कहा राम बन पाए, राइट वर्ड इज राम, तो राम बनना इतना आसान है कि हम जो आज की दुनिया जो है कलयुग में, जेलेसी, कंपैरिजन और मतलब किसी भी हद तक हम लोग चले, हम नहीं मैं बोलूँगी, किसी भी हद तक लोग चले जाते हैं सही बात। अपना फायदा देखने के लिए। तो आपको लगता है कि हम उस सतयुग तक जा पाएंगे? तो देखिए वही तो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चेतना का स्तर गिरा हुआ है ना। हर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए उस तरीके से सोच रहा है। तो जब हम, इसीलिए तो हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि डेवलप नेशन बनने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, हम अभी भी वो बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक। द पॉइंट इज कि आप डेवलप नेशन बन के भी क्या आप सुखी हो पाओगे? क्या आप सुखी जीवन जी रहे हो क्या? जापान में क्या कहते हैं, लोग अकेले रहते हैं, ठीक, वहाँ पे बर्थ रेट जो है गिर गया है। तो अभी पता है हम बिल्कुल सही ट्रांजिशन पे हैं, जहाँ पे ना गवर्नमेंट को आयुर्वेदा, स्वर विज्ञान और योग जो है, ठीक है, योग और प्राणायाम, ये पता है टेक्स्ट में इंक्लूड कर देना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू क्या कहते हैं टिल 12th, ठीक है। आप आयुर्वेदा, ठीक है, आप आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर मत बनो, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये नहीं इंटरेस्ट होता है कि यार क्या खाएं तो स्वस्थ रहें, सबको रहता है। तो अगर आप ये चीजें सिखा देते हो, जैसे देखिए हमारे यहाँ ना व्यवस्थाएं बनाई गई थी ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और उस तरीके से फिर वानप्रस्थ और जो है लास्ट वाला जो है संन्यास आश्रम जी। ब्रह्मचर्य जो है वहां पे क्या होता था, ये चीजें सिखाई जाती थी बच्चों को, ठीक है। ये योग क्या है, योग की घटना घटनी कैसे है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी। अच्छा, अगर स्वर विज्ञान को हमें पूरी तरीके से समझना है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, ठीक है जी। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य था। शिव जो है वो शून्य थे, ठीक। आप कह सकते हैं कि अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस थे। उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम, कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। जैसे उनके मन में ये इच्छा पैदा हुई, एक नाद क्रिएट हुआ। तो जैसे कहते हैं ना वो जो ओम की ध्वनि यूनिवर्स में, दैट इज द वेरी फर्स्ट साउंड, तो वो जो नाद है वही ओम की ध्वनि है, ठीक है। अच्छा, okay. और जब वो नाद क्रिएट हुआ ना तो वो ध्वनि पूरे यूनिवर्स में फैल गई, एक्सपैंड हो गई, एंड इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग। तो वो कह सकते हैं कि भाई शिव है, तो अगर शिव से अगर एक्सप्लोजन होगा तो वो एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। और वो शिव तत्व के माध्यम से, जैसे मैं एक वर्ड कहता हूँ शिव तत्व, तो शिव तत्व के माध्यम से वो पूरे यूनिवर्स में फैल गए। तो क्रिएशन की पॉसिबिलिटी उन्होंने बना दी। जब वो नाद क्रिएट हुआ तो शिव और शक्ति अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में अब ये अलग अलग हो गए, अब ड्युअलिटी आ गया, अब इनको एक होना है, ठीक है। पहले क्या था, वो शून्य थे, जब इच्छा पैदा हुई तो अब अलग अलग हो गए, अब अलग अलग हो गए तो उनको वापस एक होना है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हुआ, जो ये इंटरेक्शन, इसको हम लीला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, okay. तो अब इस इंटरेक्शन से ही सृष्टि बनी, पूरी की पूरी सृष्टि जो क्रिएशन हो रहा है वो, और उसमें शिव जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप सोच के देखेंगे शिव विभाज्य नहीं है, जैसे शिव पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है। करते हैं ना कण कण में शिव का वास है, तो चाहे इस कण में चाहे उस कण में एक ही शिव है, लेकिन जो शक्ति है वो अलग अलग है, ठीक है। जब उसको आप अपने ऊपर लेके आते हैं तो क्या होता है कि जब आपका क्रिएशन हुआ तो एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, दो चीजें होती हैं। तो जो एनर्जी बॉडी है उसमें शिव जो है यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा। आपके आज्ञा चक्रा पे जी, थर्ड आई जिसको हम कह सकते हैं। और जो मूलाधार चक्रा, जहाँ पे आपका बेस ऑफ द स्पाइन है, वहां पे शक्ति स्टैब्लिश, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी जिसको कहते हैं। हाँ, कुंडलिनी एनर्जी। हाँ, अच्छा, तो शक्ति वो आपकी इंडिविजुअल शक्ति है, मतलब आपकी शक्ति अलग होगी, मेरी शक्ति अलग होगी। दैट इज वाई यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। शिव एक ही है, आपके भी शिव, मेरे शिव, सबके शिव एक ही है। पीछे आपके सर जहां आपका स्पाइन खत्म होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आप अगर देखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो यू विल फाइंड कि एक सॉफ्ट स्पॉट है, वहां पे गड्ढा जैसा हो जाता है, उसको हम मेडुला ऑब्लिंगाटा कहते हैं। तो वहां से आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, मतलब उसको हम महाशक्ति कहते हैं, ठीक। और वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, कहते हैं ना प्राण ऊर्जा, सबके अंदर प्राण ऊर्जा है। अगर प्राण ऊर्जा नहीं है तो फिर यू आर डेड, राइट। तो वो प्राण ऊर्जा आपके यहीं से मतलब आती है। जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि ये प्राण ऊर्जा ऊपर उठ के, मतलब ये प्राण ऊर्जा अंदर आई, ठीक है, महाशक्ति अंदर आई, मूलाधार से शक्ति को उठाया, ले जाके शिव से मिलाया, दैट इज यूनियन, ठीक। और फिर जब एक्सेल करते हैं तो वो नीचे चली जाती है। इसमें ये एवरी टाइम होता है इस प्रोसेस में, yes, yes, इनहेल एक्सेल, यस एवरी टाइम, ठीक है। और क्या है कि स्वर विज्ञान को थोड़ा अगर और समझना है तो ये जैसे क्रिएशन का प्रोसेस हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। कहने के लिए तो यहाँ तक लिखा गया है कि 3.5 लाख नाड़ियां हैं हमारे शरीर। और सोचिए इसका कोई वो प्रूफ नहीं है, मतलब जो हमारे वैदिक स्कॉलर्स थे
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, सोचिए कितने इवॉल्व रहे होंगे, दे आर साइंटिस्ट, जी जी कि मतलब उन्होंने एनर्जी लेवल पे जाके ये देखा कि हमारे शरीर में 72 नाड़ियां एनर्जी, आप अगर डाइसेक्ट करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड दैट। हाँ। ठीक है, तो इसमें से 3 नाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जी इड़ा जो है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को गवर्न करती है, पिंगला जो है वो राइट नॉस्ट्रिल को, और सुषुम्ना जो है वो दोनों। तो एनी गिवन टाइम आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। चेक करने के लिए आप सिंपली यू टेक योर हैंड लाइक दिस, ऐसे ट्रायंगल बनाइए, यहाँ रखिए, ब्लो करिए, तो किसी एक हाथ पे आपको हवा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो जिस हाथ पे हवा ज्यादा मिल रही है वो आपकी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। ठीक है, अब जैसे मेरी राइट एक्टिव है, राइट एक्टिव है, ठीक, तो आपकी मतलब पिंगला, इसको हम पिंगला कहते हैं राइट को, और लेफ्ट को हम इड़ा कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप सांस जब इनहेल करते हैं तो जो मूलाधार से ऊर्जा उठती है, तो ये इड़ा और पिंगला के माध्यम से, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सुषुम्ना सीधा है, नीचे आपके मूलाधार से बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन से ये दोनों उठी, जाके यहाँ मिली, ठीक, तीनों एक जगह पे मिल गई, फिर वापस से तीनों एक जगह पे। तो ऐसे 6 एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी में, जिनको हम 6 चक्रास कहते हैं। 7वां जो एनर्जी सेंटर है वहां पे सिर्फ सुषुम्ना जाती है, और यहाँ पे सर के ऊपर है वो, बॉडी के ऊपर, इसको सहस्रार चक्रा कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या, जब आप इनहेल करते हैं या जब आपकी ऊर्जा अगर अपवर्ड मूव कर रही, तो कैसे मूव कर रही है, वो इड़ा और पिंगला के माध्यम से ड्युअलिटी के थ्रू वो मूव कर रही है। दैट इज द इवेंट ऑफ यूनियन, कि वो यूनियन की घटना आपके जीवन में घट रही है। ठीक है, तो जैसे अभी मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो उसका क्या मतलब है? वो उस पे आता हूं मैं अभी। ठीक, जब ये ऊर्जा, जो ये ऊर्जा उठ रही है, वो इड़ा पिंगला से ना फ्लो करते हुए, जैसे जब आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस स्ट्रांग होते हैं, तो वही ऊर्जा सुषुम्ना से डायरेक्टली यहाँ से सीधे वो सुषुम्ना से सहस्त्रार पे पहुंच जाती है। जिस दिन वो ऊर्जा वहां पहुंचती है तो उसको हम कहते हैं डिवाइन, मतलब वो मोक्ष की घटना जो आपके जीवन में, जो कहते हैं डिवाइन ब्लिस में एस्टैब्लिश, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, परमहंस योगानंद जी, ऐसे जितने भी मतलब नामी संत हुए, उनके जीवन में वो डिवाइन यूनियन की घटना घट गई। ठीक है, चाहे ओशो जैसे हो गए। तो उसमें क्या होता है ना, कि आपकी फिजिकल बॉडी एनर्जी, जिस दिन वो घटना घटती है, फिजिकल बॉडी एनर्जी बॉडी थोड़ी अलग हो जाती है, मतलब फिजिकल बॉडी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो अब आदमी वापस नहीं आता, वो वहीं स्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा, मतलब अब आपको नाउ योर जो ड्युअलिटी है, इस फिजिकल वर्ल्ड से आप बाहर चले गए। अब क्या हुआ, आप उस ब्लिस में चले गए, अब आप शिव और शक्ति आपके एक हो गए। नाउ यू विल गो बैक टू द सोर्स, जो आपके परम शिव है, उसमें आप वापस, मतलब आपको जो वो रीबर्थ वाला जो चक्कर है, उससे आप बाहर निकल गए। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब जैसे इसको थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, आपने देखा होगा, जैसे भगवान की फोटो भी देखी होगी, तो उनके चारों तरफ एक ऑरा होता है। ठीक है, वो ऑरा बनता कैसे, तो जो ये घटना घट रही है ना यूनियन की और डिवाइन यूनियन की घटना जो है ना, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर आप उस डीपर लेवल पे जाते हैं, ठीक, कभी कभी जैसे अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और आपको एकदम बिल्कुल शांत हो गया सब कुछ, तो वो डिवाइन यूनियन की घटना घटती है आपके साथ। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। गोल क्या है हमारा, कि हम वहीं स्टैब्लिश हो जाए। जिस दिन स्टैब्लिश हो गए फिर हमें वापस नहीं आना है, बट अल्टीमेटली अभी वैसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम ये समझते हैं कि हम फिजिकल एस्पेक्ट में, ये यूनियन का घटना जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों हमें उससे सक्सेस मिल सकता है। तो जैसे क्या हो रहा है कि आपके मूलाधार से ऊर्जा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये आपका एक, आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी वायर को देखेंगे ना, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जी। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में फ्लो कर रही है, तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। ठीक है, तो जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उतना अच्छा मेरा ऑरा है, और जितना अच्छा मेरा ऑरा है उतना मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से, लाइक अट्रैक्ट, अच्छी चीज़ें हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक के प्रिंसिपल से उन चीज़ों को आप अपने जीवन में पाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर ये घटना नहीं घट रही है तो आपकी एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। जैसे आप ग्रीड में है, एनवी में है, यू हैव अ लस्ट, तो आपकी एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। तो अब जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उस वायर में अब नहीं फ्लो कर रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अब नहीं जनरेट हो रहा है, धीरे धीरे वो डिप्लीट हो जाएगा। जब डिप्लीट हो जाएगा तो अब क्या हुआ, आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। तो आपके अब यूनिवर्स में जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो सब लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम। तो फिर आपके जीवन में दिक्कत, परेशानी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। गोल क्या है आपका, गोल आपका ये है कि भाई ये जो यूनियन की घटना है वो मेरे जीवन में घटे। सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो आपने एक नाम लिया था सांख्य दर्शन,
तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे हम उसके थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ है वो? हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली सांख्य दर्शन जो है उससे कैसे हम अपनी अपनी प्रकृति या अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो शिव शक्ति और उस तरीके से पूरा क्रिएशन का प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस जो है सांख्य दर्शन में भी एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पे जैसे हमने कहा ना कि शक्ति जो है अलग अलग है और वो अलग अलग क्रिएशन कर रही है। जी। तो शक्ति जो ये क्रिएशन करती हैं, वो शक्ति जो है प्रकृति, एक वर्ड है सत्व रजस और तमस, इनकी जो मात्रा है ना उसके हिसाब से शक्ति का वो डिफाइन होता है कि शक्ति किसी में अगर 33% रजस है, 50% तमस है, तो उसकी शक्ति अलग हो गई, ठीक है। अच्छा। तो शक्ति जो है अपने आप को ग्रॉसर लेवल पे मैनिफेस्ट कैसे करती हैं, तो वो इन्हीं जो सांख्य दर्शन का पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है शक्ति ने क्या किया, आपकी प्रकृति डिफाइन की। जैसे अगर आपकी मैं बात करूं तो आपकी प्रकृति क्या है, आप में कितना रजस है, कितना सत्व है और कितना तमस है, ठीक, वो आपकी प्रकृति। और ये प्रकृति मिलती कहाँ से आपको, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलती है। अच्छा। क्योंकि ये एनर्जी एस्पेक्ट है उसका, जी, शक्ति जी। का। उसके बाद क्या होता है कि फर्दर जब क्रिएशन होता है तो उसमें जो आपके ये सत्व रजस तमस है, सत्व से जो आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनी, क्योंकि वो थोड़ा सत्व इज अ प्योर एलिमेंट, ठीक है। जो तमस है उससे तन्मात्राएं और 5 एलिमेंट्स बने। अच्छा। तो अब जो ये 5 एलिमेंट जो हैं, जो आपका कॉम्पोजिशन है ना सत्व रजस और तमस का, इसी कॉम्पोजिशन से आपका ये 5 एलिमेंट का कॉम्पोजिशन भी डिफाइन हो गया। तो अब देखिए 5 एलिमेंट क्या है, एयर, वाटर, फायर और जो है अर्थ और स्पेस, ठीक है। अर्थ और स्पेस फिक्स है, अगर आप सोच के देखेंगे, अर्थ है, जितना अर्थ है उतना अर्थ है, जितना स्पेस है उतना स्पेस है, ठीक है। वेरिएशन किस में होता है, एयर, वाटर और फायर में। बिल्कुल। तो जो आपका कॉम्बिनेशन, जैसे अगर कोई व्यक्ति एयर का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, फायर का हो सकता है, तो इसमें क्या है ना 6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि एक व्यक्ति जो है एयर और फायर वाला हो गया, तो उसकी प्राइमरी जो प्रकृति है वो एयर की है, सेकेंडरी जो है वो फायर है, ठीक। किसी की प्राइमरी एयर की हो सकती है, सेकेंडरी वाटर की हो सकती है। तो इस तरीके से एयर फायर, एयर वाटर, ये एक कॉम्बिनेशन बना। अगर हम फायर की बात कर ले तो फायर एयर, फायर वाटर, ये एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, 2 प्रकृति वैसे हो गई। अगर वाटर की बात कर ले तो अगेन वाटर प्राइमरी हो गई, एयर सेकेंडरी हो गई, वाटर प्राइमरी हो गया, फायर सेकेंडरी हो गया। बट इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें? सपोज मैं कहती हूँ मैं एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो उसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे अब हमारा गोल क्या है, हमारे यहाँ जो शास्त्र लिखे गए हैं वो यहीं से शुरुआत करते हैं कि देखो ऐसे क्रिएशन हुआ, ऐसे 5 एलिमेंट बने और इसी क्रिएशन से तुम भी बने, तुम्हारे भी शिव है, तुम्हारी भी शक्ति है। ये पूरा का पूरा क्रिएशन तुम्हारे, जैसे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही आपके अंदर भी है। तो अगर आप इस क्रिएशन के प्रोसेस को समझते हो तो आप अपने आप को समझ सकते हो। अब जैसे एयर, वाटर, फायर, मैंने कहा एयर जैसे है जिसको नॉलेज सीकिंग, जैसे आप हिरन को देखिए कि हिरन जो है वो एयर वाला है। जैसे वो एक वो हमने पढ़ा होगा बचपन में कि कस्तूरी कुंडल बसे एंड मृग ढूंढे बन माही। तो इसका मतलब क्या है कि हिरन जो है ना बहुत चंचल है, वो हमेशा सर्च करने के मोड में ही लगा रहता है। तो जो एयर प्रकृति का व्यक्ति होगा उसको नॉलेज सीकिंग होगा, वो नॉलेज उस पर ही लगा होगा। जो वाटर का व्यक्ति होगा उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, जैसे हाथी है, ठीक है, वो परिवार में रह के चीजों को मैनेज बहुत अच्छे से करेगा, खुश बहुत रहेगा, मस्त मौला रहेगा, आलसी रहेगा, ठीक है। मतलब वाटर वालों को मतलब वो आलस दिखेगा आपको उनके शरीर में। लेकिन वाटर की तरफ फ्लोइंग नहीं होंगे वाटर की तरफ फ्लोइंग, बहते जा रहे हैं। तो जो बहना है ना उसमें उससे वो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, चीजों को मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, उनके अंदर वो ट्रेट आ जाता है। जो फायर वाला वाटर, जैसे हाथी को आप देख लीजिए, हाथी पानी में खेलता हुआ बहुत अच्छा लगेगा। जैसे गोविंदा है, गोविंदा वाटर एलिमेंट वाले हैं। अगर गोविंदा पतले हो जाए, जिससे क्या होता है कि जो एयर वाला थोड़ा पतला होता है, अगर आप ऐसे फिजिकल देखें, और एयर, वाटर, फायर से ही आपका वात, कफ और पित्त डिसाइड होता है कि भाई आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। तो जैसे जो एयर वाला है वो वात वाला है, तो वो क्या है, थोड़ा पतला होता है, उसका वेट कम होता है। जो फायर वाला है थोड़ा उससे मतलब बलिष्ठ होता है, आप कह सकते हैं। जो वाटर वाला है वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा मतलब वो चबी सा, थोड़ा जैसा गुलगुल जैसा कह सकते हैं, ऐसा जैसे गोविंदा जैसे देख लीजिए। अब आप समझिए गोविंदा अगर पतले हो जाए तो वो कॉमेडी करेंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? उतने अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम मॉडर्न अगर देखा जाए लाइफ के हिसाब से, तो जो वाटर वाला है उसको भी भैया तू रात दिन जिम कर और एकदम पतला हो जा। जब वो पतला हो जाएगा ना तो अपनी प्रकृति से हट जाएगा, अब उसकी लाइफ मतलब उसके शरीर में बीमारियां, परेशानियां, सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिसमें क्या कहा, शक्ति से प्रकृति बनी, ठीक है।
प्रकृति से प्रवृत्ति बनती है कि मैं एयर वाला हूँ कि वाटर वाला हूँ कि फायर वाला हूँ, मैं वात वाला हूँ कि कफ वाला हूँ कि पित्त वाला हूँ। जी। और इससे आपका स्वभाव बनता है। स्वभाव मतलब कि मेरा नेचुरल ट्रेट्स क्या है, क्या मुझे करना अच्छा लगता है। ठीक, जी। अब देखिए आपने अपनी प्रवृत्ति से अपना स्वभाव डिसाइड किया, तो आपने अपने जो काम आप करने वाले हैं आपने वो डिसाइड कर लिया क्या पसंद है मुझे। ठीक, और फिर उसी को फर्दर ले जाके आपने ये भी कहा कि मैं खाने पीने में क्या खाऊं, मेरे बॉडी का ट्रेट कैसा है कि वो खाना पीना जो है वो भी मुझे मदद करे मेरे प्रवृत्ति में, मेरे स्वभाव में स्टैब्लिश रहने में। ठीक है जी जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। जैसे हम कह रहे हैं एलिमेंट्स हैं, कोई फायर होता है, कोई एयर होता है और कोई वाटर होता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें हमारे ज़ोडिएक साइन से पता चलता है? मैं बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो दो तीन, जैसे देखिए जितनी भी चीज साइंस बनी है ना, ये जितना भी हमारे यहाँ लिखा गया है उसके लिखने के पीछे ना सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ मूव करे। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी तो खैर मॉडर्न साइंस है और वो एस्ट्रोलॉजी का ही डिराइव किया हुआ है, चाहे हम वास्तु की बात कर ले, सबका पर्पज सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति में, अपनी प्रकृति में स्टैब्लिश कैसे होगा। क्योंकि अगर आप अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति में स्टैब्लिश हो गए तो ये जो ऊर्जा अपवर्ड मूव करना है वो नेचुरली होने लगेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो अब कैसा है कि और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका स्वभाव क्या है, तो उससे आपका स्वकर्म बनता है। स्वकर्म मतलब क्या? अगर आप एयर वाले हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो डिवीजन किया गया फिजिकल लेवल पे जातियों में, वो जातियां तो हमने बना दी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट में क्या है कि मैं एयर वाला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ज्ञान देना पसंद है। ठीक है, तो नेचुरल है मेरे लिए ज्ञान देना, पढ़ना, सिखाना, सीखना। ठीक है, इसके बाद जो क्षत्रिय है वो फायर वाला है। अच्छा। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू युद्ध कर। ठीक है, बहुत पहले जब आई वॉज प्रॉब्ली नॉट इस तरीके से, इस लेवल पे नहीं था मैं पता हमेशा ये क्वेश्चन करता था कि भगवान ने लड़ने के लिए क्यों कहा? भाई किसी को मारना, अहिंसा परमो धर्म, वो प्रोग्रामिंग की गई है हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि भगवान ने उससे लड़ने के लिए क्यों कहा? मारना तो गलत है ना। बहुत समय तक ये प्रश्न था मन में, लेकिन जब सांख्य दर्शन से ये समझ में आया तो भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर, तेरी प्रवृत्ति जो है वो युद्ध करने की है, तू फायर वाला है, तू क्षत्रिय है। अगर तू युद्ध करेगा तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। अगर तू मरा तो तू मोक्ष का अधिकारी होगा, अगर जीतेगा तो तुझे यहाँ पे धरती पे सुख मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना, उसी के माध्यम से आप सक्सेसफुल होंगे और उसी के माध्यम से आपको मोक्ष मिलेगा। अच्छा। अगर जैसे हम क्या करते हैं ना, हम समझते हैं कि दो रास्ते हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दो अलग अलग रास्ते हैं, मेडिटेशन ये वो स्पिरिचुअलिटी होगी, मुझे उससे मतलब नहीं है, और फिजिकल गोल जो है वो अलग है। दोनों एक ही रास्ता है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो आपका स्वकर्म है, जैसे मैंने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय मैंने कहा, ठीक है, वो फायर वाला हो गया। फिर वैश्य और शूद्र जो है वो वाटर वाले हो गए। रिसोर्स मैनेजमेंट, बड़ा बड़ा बिजनेस चलाना, ठीक है, या फिर हेल्पिंग नेचर वाला कि वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पे ही उनको काम करना है, उनको फायर जैसा लीड करना नहीं पसंद है। ठीक, तो अब जब आप ये समझ गए कि आप कौन हैं, ठीक, तो आपने क्या किया, उस तरीके से आपने उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। अब काम जो है आपके लिए, वो काम आपके लिए काम बना गया, आपके लिए तो नेचुरल हो गया ना जी। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, उनको अगर कहा जाए कि नहीं तुम बीटेक करके और बीटेक में इंजीनियरिंग करके तुम कहीं नौकरी करो, तो वो उनके लिए काम बन गया ना। अगर आप अपनी प्रकृति को समझ पाए, अपनी प्रवृत्ति को, अपने स्वभाव को समझ पाए, तो जो स्वकर्म है उसको डिसाइड करना आसान हो गया। अच्छा। और जब आपने डिसाइड करना आसान हो गया, तो जो ये फिजिकल हैप्पीनेस है, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अब हार्ड वर्क बचा ही नहीं ना, वर्क इज फन फॉर यू। तो जो ये एक हमें क्या बताया गया हमेशा कि भाई स्पिरिचुअलिटी अलग है, फिजिकल वर्ल्ड अलग है, ठीक है, लेकिन इसी के माध्यम से आपको ये भी मिलेगा और ये अगर आप करते हो तो आपको ये भी मिलेगा। ये दोनों चीजें एक ही रास्ता है, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, एक ही रास्ता है। अगर आपके जीवन में यूनियन की घटना कैसे घटेगी वो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे, जब आप इस सांख्य दर्शन के प्रिंसिपल को समझते हैं। अच्छा। आप कौन है, देखिए अब आपने क्या किया, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी वैद्य से मिलिए, उनको पूछिए कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकृति, ऐसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमें किसी वैद्य से पता चल जाएगा। जो ज़ोडिएक साइन का मैं आपसे पूछ रही थी, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं? ज़ोडिएक साइन मतलब हम जो ये हमारा क्या कहते हैं,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारा लग्न का जो चार्ट बनता है ना, जी जी। उसमें जो पहला हाउस और जो 7th हाउस है, पहला हाउस आपको डिनोट करता है, 7th हाउस आपकी शक्ति को डिनोट करता है। अच्छा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी प्रकृति, तो उसमें जो राशि होती है, तो राशि का जो प्लैनेट है जी। वो प्लैनेट भी एयर वाटर फायर में उसको डिवाइड किया जाता है। अच्छा। तो उससे फिर वो पता चलता है, ठीक है। ओके। बट सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चनर्स जो आप जाके अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना कि वात कफ और पित्त के क्वेश्चनर्स मुझे दे दो, ठीक है। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, ही कैन जी, आल्सो जी, जी। मतलब टेल। हाँ। तो उससे आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके 3 ऑप्शन होंगे ए बी सी, ठीक है। एक वात के लिए होगा, एक कफ के लिए, एक पित्त के लिए। तो वो आप सारा अगर मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन है, उनको सारा आप आंसर दीजिए ए बी सी। तो अब उसको काउंट कर लीजिए, जब जितने नंबर ऑफ एज ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम जिसके आए वो आपकी प्राइमरी प्रकृति हो गई। उसके बाद जो आया वो सेकेंडरी प्रकृति, बस वही होता है। तो मान लीजिए जैसे आप एयर वाले हो गए, फायर वाले हो गए, तो एयर फायर आपकी प्रकृति। तो प्राइमरली आप एयर से गवर्न करेंगे और फायर आपके सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। तो ऑनलाइन क्वेश्चनर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ये फाइंड आउट करें कि आप वात कफ पित्त वाले हैं। और जब वात इज एयर, कफ इज वाटर एंड पित्त इज फायर, तो अगर आप वात वाले हैं तो ऑलरेडी फिर ऑटोमेटिकली आप एयर में, मतलब आप आ गए कि आप एयर वाले हैं। जी, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जब आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो नाउ इट इज ईजियर फॉर यू टू फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्यों भाई? क्योंकि स्वकर्म, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जी। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा काम ही नॉलेज से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन्वॉल्व। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हैं, तो आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो नॉलेज गिवर जैसे होता है ना, टीम में एक बंदा होता है, उसको बड़ा नॉलेज होता है, जी, तो जी। आप वो वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। अच्छा। हो सकता है कि आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बहुत अच्छे से बोल ना पाए, लेकिन जब बात आएगी कि काम करना कैसे, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो आप विद इन द टीम जो है, आप उस तरीके से ऑपरेट करना शुरू करिए। अच्छा। आप ये मत देखिए कि सामने वाला बंदा जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया, मैं नहीं। हो सकता है वो फायर वाला हो, वो एग्रेसिव है, वो पॉपुलर हो गया, आप उसकी तरह बिहेव करने जाएंगे तो जो आपकी अपनी प्रकृति है उससे आप डेविएट हो जाएंगे, आप फेलियर ही बन के सामने आएंगे। तो जब आप अपने आप को समझ गए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं नॉलेज से जुड़ा रहूं, मैं लीड कर सकता हूं, तो मैं उस डायरेक्शन में, और किसी भी काम में आप लीड कर सकते हैं। जैसे अगर फायर वाले आप हैं, ठीक, या फिर आई कैन रन बिजनेसेस, आई कैन रन कंपनीज, मैं मैनेज बहुत अच्छा कर लेता हूं, तो उस तरीके से फिर आप वाटर। तो आप अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा, आप देखेंगे नेचुरली क्या होगा ना, आप खुश रहने लगेंगे। नेचुरली जो है आपके लिए काम अब काम नहीं रहेगा, ठीक। तो ये जो योग की घटना है वो अब और अच्छे से घटने लगेगी जीवन में नेचुरली, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो करने लगती है। अब आप स्ट्रेस में, नेचुरली देखिए आप स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है। तो अब ये जब आप उसमें स्टैब्लिश हो गए, तो जीवन अब आसान हो गया, जीवन चमत्कार से भर गया। तो ये जब अगर हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं या फाइंडिंग अवर पर्पस की बात करते हैं, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिना उस आइडेंटिफिकेशन के आप कभी भी अपना पर्पस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या कभी आपने ऐसा देखा है और कोई सक्सेसफुल हुआ है कि सपोज वो एयर वाले को कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड काम करना चाहिए, बट वो कुछ और करना चाहता है, सपोज स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए, अब स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, ठीक है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, बट वो बहुत अच्छे कोच बन जाएंगे। अच्छा, समझ पा रहे हैं? राइट, मतलब राइट। क्या होता है कि आप जिस भी डोमेन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके ऑपरेट करने का तरीका क्या है। मतलब मेरा पूछने का आपसे मतलब है कि सक्सेसफुल हम उसी में होंगे जो एलिमेंट को हम बिलोंग करते हैं। हाँ, मतलब उसके अलावा उसके अलावा आप अपनी प्रकृति से डेविएट हो गए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हिरन को कहा जा रहा है कि तुम जाके शिकार करो, तो हिरन जब शिकार करेगी तो अच्छा लगेगा देखने में क्या? देखिए अच्छा क्या होता है ना, हाँ। देखिए क्या होता है, जब आप अपनी प्रकृति में स्टैब्लिश होते हैं ना, जी। तो आप खूबसूरत हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप खूबसूरत हो जाते हैं तो दुनिया आपको वैल्यू देने लगती है। अच्छा। जब आप अपनी प्रकृति से डेविएट हो गए तो अब आप खूबसूरत नहीं रहेंगे। और सबसे पहली चीज, अगर आप अपनी प्रकृति में सही से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि आपके जो पैसा आ रहा है ना जीवन में, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी प्रकृति में स्टैब्लिश। तो हम ये मान लें जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, वो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल एंड हैप्पी एज वेल। मतलब आप सोच के देखिए वो सक्सेसफुल क्यों है। इफ दे आर सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं वो उसमें अच्छे हैं। तो जो वो कर रहे हैं वो उसमें अच्छे हैं, तो वो उनके लिए नेचुरल हुआ ना, तभी तो वो अच्छे हैं और तभी तो वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, मतलब ये भी एक राज है सक्सेस।
हाँ मिलने का। मैं कह रहा हूँ अगर सचिन तेंदुलकर को ये कहा जाता कि नहीं तुम हाई स्कूल करो, तुम इंटर करो और तुम फिर ग्रेजुएशन करो, उसके बाद क्रिकेट करते रहना, तो सचिन वो बन पाते क्या? कि सचिन के लिए वो इतना नेचुरल था, ठीक है, वो उसको इंजॉय कर रहा है। जब वो उसको इंजॉय कर रहा है तो उसमें अपने आप को एक्सेल करेंगे। और जब वो इंजॉय कर रहे हैं, जब अपनी प्रकृति में वो एस्टैब्लिश हो गए, तो वो खूबसूरत हो गए, वो ब्यूटीफुल हो गए। तो जो ब्यूटीफुल है दुनिया उसको तो वैल्यू देगी ही देगी। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जो आज की डेट में जिसमें मुझे लगता है 80% दुनिया परेशान है, एंजाइटी और डिप्रेशन। 95%, 99% भी कर लेते, कोई दिक्कत मैंने कहा नहीं है। ऐसा ना हो कि भाई लोग बोले हम तो खुश हैं ये जोड़ रही है सबको। तो अगर हम ये बोले 90% दुनिया परेशान है, तो क्या हम इस स्वर विज्ञान की टेक्निक को सीख कर, और जो भी आपने अभी एक प्रोसेस बताया है कि अपनी चेतना को जानिए और उसमें एक्सेल कीजिए, उससे हम इस चीज से को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं किसी भी हद तक? तो देखिए, एक तो मतलब हमने यहाँ पे ये बात कर ली फर्स्ट पार्ट में कि भाई आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव। ये जरूरी इसलिए है ना कि स्ट्रेस का मेजर रीजन यही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कह नहीं सर वो चलो ठीक है हमने वो तो करेंगे, लेकिन अभी तो मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं कैसे रिलीफ पाऊँ, क्या करूँ? तो यहाँ पे स्वर विज्ञान को लेके हम आते हैं और उससे जुड़ी कुछ कुछ चीजें बताते हैं कि स्ट्रेस होता कैसे, ठीक है। स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी, ठीक है भाई। अच्छा, तो एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है? जो बंदा एंशियस है ना, वो या तो वो हमेशा फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक। तो जो एंजाइटी है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और एंजाइटी को आप कह सकते हैं कि वो ग्रोथ से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है जी। जो डिप्रेशन है, जो बंदा डिप्रेशन में है ना, वो बंदा हमेशा पास्ट में रहता है, उसको शिकायत है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अरे मैं मेहनत करता हूं तो मुझे मिलता ही नहीं, दूसरा करता है उसको मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो गेन है, उसके जीवन में जो घटना घटनी चाहिए गेन की, भाई कुछ मिले, सबको मिल रहा है मुझे भी मिले, वो नहीं हो रहा है। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दो बार नहीं हुआ, तीन बार, जब मल्टीपल टाइम्स वो होता है तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है, राइट। वास्तु में क्या होता है, 5 एलिमेंट जो हमारे हैं, तो वाटर को मैं रिसोर्स कहता हूँ, ठीक है, वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में। फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में आपका एयर आता है, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर साउदर्न डायरेक्शन में जो है फायर आता है, फायर जो है वो आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ जो है, अर्थ रेलेवेंस की आइडेंटिटी, हु आई एम, वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न डायरेक्शन जो है वो आपका स्पेस, वो गेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दो दिशाएं हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन की वास्तु में भी। ईस्टर्न डायरेक्शन में ESE करके एक दिशा है, वो एंजाइटी की दिशा है। अच्छा। तो अगर आपके ग्रोथ में कहीं गड़बड़ी हो रही है, अगर आपका ग्रोथ हैम्पर हो रहा है, तो आप एंशियस होंगे ही। ओके। या अगर आप अपने ग्रोथ को लेके डाउटफुल है तो आप एंशियस होंगे। गेन पे आ जाते हैं, अगर आपके जीवन में गेन की घटना नहीं घटेगी, वेस्टर्न डायरेक्शन में एक दिशा है WNW, ठीक है, वो डिप्रेशन की दिशा है। अच्छा। जैसे वो कोप भवन बनते थे ना पहले के जमाने में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वो कोप भवन वहां बनते थे। तो वो गेन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके जीवन में गेन नहीं हो रहा है ना, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो अब ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब अपने अंदर समझते हैं कि क्या होता है। तो हमारे शरीर में जैसे ये ब्रेन हमारा है ना, तो जैसे मैंने बताया ये राइट नॉस्ट्रिल, इसको हम पिंगला कहते हैं। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ये इड़ा है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसको आप समझिए कि ये शिव को गवर्न करती है, मतलब इन यहाँ पे जो हमारे शिव बैठे हैं उनको गवर्न करती है। जो राइट नॉस्ट्रिल पिंगला जो है वो महाशक्ति, जो महाशक्ति यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। जब पिंगला आपका एक्टिव होता है तो आपका राइट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, ठीक। अच्छा। हाँ, और जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव है। राइट नॉस्ट्रिल जो है वो, अगर कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे आप जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, तो राइट नॉस्ट्रिल अच्छा माना गया है। अच्छा। अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अच्छा माना गया है, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो हमारे नाक से जो सांसें हैं उससे जुड़ा होता है, और बेस्ड ऑन कि सांस कहाँ से आ रही है, ही इज़ अ डिसीजन मेकर, ठीक है। अगर राइट से सांस गई तो वो उस तरीके से डिसीजन लेता है, अगर लेफ्ट से सांस गई तो वो उस तरीके से डिसीजन लेता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ साथ जैसे हम अगर बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो एमिग्डाला करके एक ब्रेन का पार्ट और है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो मैक्सिमम हमेशा जो है हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, ठीक है। अच्छा। अब क्या हुआ
कि अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल लगातार एक्टिव है, जैसे आपको मैंने कहा ना कि कुछ जिम गए, वहाँ पे भाई ज़रूरत थी तो कर लिया, ठीक है, बाद में सही हो गया, लेकिन नहीं, अगर लगातार एक्टिव है तो अब क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, एमिगडाला को ट्रिगर करता है। एमिगडाला क्या करता है, हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भैया स्ट्रेस है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को और इंडोक्राइन सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि स्ट्रेस है, इसका मतलब हार्ट रेट को तेज करो। अच्छा। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर को तेज करो, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब क्या है, शेर समझिए। जैसे पहले के ज़माने में ना, जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, तो इसके माध्यम से हम बच पाए। अगर ये नहीं होता तो हम बच ही नहीं पाते, हम सर्वाइव ही नहीं करते। क्यों? शेर आया, शेर एक्चुअल डेंजर है, ठीक है, हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हुई तो हमें वो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, बॉडी स्ट्रेस में गया, आप दौड़ के, आपको भागना है, बहुत तेजी से दौड़ना है, ठीक है, आपका हार्ट रेट बहुत तेज है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है, यू नीड टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। आप दौड़ के भागे, आप बच गए शेर से, ठीक, शेर चला गया, अब आप वापस से नॉर्मल हो गए, मे बी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई, आप काम एंड कंपोज हो गए, ठीक है। तो राइट नॉस्ट्रिल क्या करती है, आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स होता है। अब शेर तो है नहीं, हम जब रह रहे हैं तो एक्चुअल में शेर तो है नहीं, लेकिन जो हमारा सराउंडिंग है, जितनी चीज़ें हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं स्टिमुली का काम करती है। और हमारा राइट नॉस्ट्रिल, हम क्यों स्ट्रेस में है, क्योंकि हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे अंदर ग्रीड आ गया, मेरे अंदर एनवी आ गई, मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, ठीक है। बॉस का मेल आ गया, उसमें कोई क्रिटिसिज्म आ गया, आप, क्योंकि अब आप जी वैसा ही जीवन रहे हैं, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक्टिव है कि लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका फ्रंटल लोब है, जब आपका ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो आपका फ्रंटल लोब एक्टिव होता है। फ्रंटल लोब पे कौन बैठा है, शिव बैठे हैं। तो यहाँ से जब सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस बोलता है कि भैया काम एंड कंपोज मामला है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करो, ठीक है। हम सारे लोग आज के समय में 99% जो है लोग फाइट एंड फ्लाइट में ही रह रहे हैं। आप सोचिए, सोने गए बेड पे, ठीक है, लेकिन आपकी राइट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव है, आप फाइट एंड फ्लाइट में ही बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, ठीक। तो आपको नींद आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। तो अब स्ट्रेस से बचा कैसे जाए, मतलब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कि अगर मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करूं। कैसे एक्टिव करेंगे, घर पे अगर आप हैं, ठीक है, अच्छा, जैसे जिस करवट आप सोएंगे, जैसे अगर मुझे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है तो मैं राइट करवट अगर लेटूंगा तो थोड़ी देर में मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कुछ कभी सर्दी हो तो हम सोते हैं ना, जिस करवट तो जो नाक ऊपर रहती है वो एक्टिव हो जाती है, वहां से सांस चलने लगता है, मैंने ऑब्जर्व किया होगा, सेम वही प्रोसेस है। अगर मुझे राइट एक्टिव करनी है, मैं लेफ्ट में सोऊंगा तो राइट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस है, अगर लगातार अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आप ऑब्जर्व करके देखिए, 1-2 दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो हमेशा एक्टिव, आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही है। आप फिजिकली आपको किसी से फाइट नहीं करना है, लेकिन लगातार जो है आपका माइंड एक्टिव है, लगातार आपका ब्लड प्रेशर एक्टिव है, लगातार आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ, अगर तो गुस्से में रहेंगे, कंप्लेनिंग रहेंगे, सरकाज़म में रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। आप भाई आपका हार्ट रेट अगर लगातार बढ़ा, आपका हार्ट हमेशा काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा, फिर वो बीमारियों में कन्वर्ट होना। और इसको ठीक करने का वही प्रोसेस है कि आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करना है, तो उसके लिए आप राइट साइड मतलब करवट करके लेट जाइए। तो जैसे क्या है ना कि वैसे तो क्या है, हर घंटे में हमारी नॉस्ट्रिल बदलती है, ठीक है, लेकिन अब बिकॉज हम योगी और उस तरीके के नहीं है, तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि दिन में मेरी ईड़ा चले ज़्यादा से ज़्यादा, ईड़ा मीन्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट, हाँ। और रात में मेरी पिंगला चले, ठीक अच्छा। है। लेकिन देखिए, अगर दिन में पिंगला चल रही है और रात में पिंगला चल रही तो वो गड़बड़ है। फिर क्यों, क्योंकि दिन में भी पिंगला चली, रात में चली, तो आपको स्ट्रेस में ही बने हुए। ऐसा नहीं कि अब रात में मेरी पिंगला चल रही तो मैं आराम से हो जाऊंगा, नहीं, दिन में ईड़ा चले, रात में पिंगला चले, तब पिंगला सही। अगर मान लीजिए दिन में ही पिंगला पिंगला पिंगला, तो रात को आपको ईड़ा को लाना ही पड़ेगा आराम के मोड में आने के लिए, ठीक है। अच्छा। तो एक सबको जैसे एक थंब रूल बनाना चाहिए कि दिन में मेरी ईड़ा चले, रात में पिंगला चले। जैसे जो हाउस वाइफ है, घर पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो सबसे आसान है कि वो समय समय पे जो है करवट, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि राइट चल रही है, थोड़ा सा जाके लेट गए तो वो एक्टिव हो जाएगा। कुछ लोगों का कभी चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, जो लोग जिनको सीवियर प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, उनका नहीं चेंज होता है, ठीक है। अच्छा। तो उनके लिए क्या है कि कॉटन ले ले, ठीक है, और नहीं तो टॉयलेट पेपर आता है वही ले ले, सिंपली कॉटन ले ले, अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं
आपकी बॉडी को ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, लगातार इसी से ब्रीद करने के लिए। आपने क्या किया, इसको ब्लॉक किया, अब जिंदा रहना है ना बॉडी को, तो ठीक है, तो सांस तो लेनी है। धीरे धीरे क्या होगा, पहले दिन, एक दिन 2 दिन बड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, आप देखेंगे कि धीरे 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 ये जो लर्निंग था, जो बॉडी ने एक अडॉप्ट कर लिया था, वो अडॉप्टेशन धीरे धीरे फिक्स होना शुरू होगा, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कभी आप बहुत अगर रेस्टलेस हैं, ठीक है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी। आप जाके बस अपना नॉस्ट्रिल चेंज कर लीजिए, जो आपको गुस्सा आ रहा था, जो आप परेशान थे, उसमें आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो दिन में हमेशा लेफ्ट चले, रात में जो है हमेशा राइट चले तो अच्छा है, लेकिन दिन में लेफ्ट हो तभी रात में राइट। रात में क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं अगर राइट चलती है तो क्या है कि वो थोड़ी एक गर्माहट जो होती है ना बॉडी में, एक हल्की सी वार्म्थ आ जाती है, तो नींद भी अच्छी आती है, एंड जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है, रिपेयर का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, वेट आप लूज करने लगते हैं, जो अच्छा। एक्स्ट्रा फैट है वो आपका बर्न होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। स्ट्रेस का एक और रीज़न है, जैसे हम क्या करते हैं ना, शैलो ब्रीथ करते हैं हमेशा। अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सांस जो है नाभि से चले, ठीक है, तो नॉर्मली क्या हमारी सांस यहीं से चलती है, ठीक है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करके देखेंगे तो यहीं, मतलब हम सब यहीं से सांस ले रहे हैं। तो जब हम शैलो ब्रीथ करते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है ना, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट कर लेता है। अब उसको भी शेर समझिए आप, कि वो भी एक शेर ही है जिससे आपका शरीर फाइट कर रहा है। तो अब उस फाइट को करने के लिए क्या होता है, वापस से वो राइट में ही बना रहता है, जी, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं कि जैसे आप शाम को जब घर जाते हैं अपने ऑफिस से, ऑब्वियसली एक प्रैक्टिस पहले आप क्या कर सकते हैं कि सांस नाभि से चले, मतलब रात को जब आप सोने जा रहे हैं, हाँ, सोच के आप, क्या होता है ना, देखिए अगर आप बच्चे को Deep देखेंगे ना, breath, अगर हाँ। छोटे बच्चे को देखेंगे आप, तो वो छोटा बच्चा जो है ना वो नाभि से ही सांस लेता है। हमारी डिफॉल्ट, मतलब हम वैसे ही थे। समय के साथ क्या हुआ, स्ट्रेस और बाकी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो गए हम कि हम अब सांस भी अच्छे से नहीं लेते, ठीक है। जैसे ही आपकी सांस नाभि से चलती है, आपका डीप जो ब्रीदिंग है ना, वो डीप और लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अच्छा। तो आपको सिंपली करना क्या है, रात को आप सो गए बिस्तर पे, अपना हाथ अपने नाभि पे रखिए, आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए, और फोर्सफुली ब्रीथ नहीं करना है, नेचुरल, कि कितना डीप और लॉन्ग हो सके। आपका पेट ऊपर गया, फिर आप जब इनहेल एक्सहेल करेंगे, आपका पेट अपने आप, मतलब आपका हाथ अपने आप नीचे जाएगा। ऑब्जर्व दैट मूवमेंट, अपने बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुझे ये करना है, ठीक। सुबह सो के उठे तब भी आप ये करिए। दिन में जब भी आप अवेयर हो गए, जब भी आपको अप वॉक कर रहे हैं, एकदम से याद आ गया, ओके। ठीक, बैठ के जैसे मान लीजिए अभी आप किसी से बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं, आपको याद आ गया, भाई रोटी बना रहे हैं, खड़े खड़े रोटी बना रहे हैं, याद आ गया, आपका नाभि से सांस चलना शुरू होना चाहिए, ठीक। क्या होगा, धीरे धीरे, लाइक विद इन अ वीक और 2 वीक, आपका वो नेचर बन जाएगा। मतलब अब जैसे अगर मैं चाहूँ भी ना, तो मेरा सांस, मतलब मेरा चेस्ट कभी ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं सांस लूंगा तो मेरी नाभि अपने आप, तो वो बाय डिफॉल्ट, फिर आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो सालों की नेचर, प्रैक्टिस है। ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, एक तो क्या हुआ, 2 चीजें हुई। जब आप ये करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ना शुरू होता है, ठीक, और इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलने शुरू होती है। तो एक तो स्ट्रेस में वहां से फायदा हो गया, प्लस मैंने क्या बताया था कि जब आप इनहेल करते हैं, महाशक्ति जाके मूलाधार से शक्ति को उठा के शिव के पास लेके जाती है, वो घटना भी घटने लगी। अच्छा। जब आप शैलो ब्रीथ कर रहे हैं तो महाशक्ति नीचे जा ही नहीं रही है, तो वो जो शक्ति को उठा के उनको ऊपर लेके आना, वो घटना ही नहीं घट रही है। तो आप स्ट्रेस जो वो मैग्नेटिज्म बनना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए, वो फ्लो ही नहीं कर रही है। तो ये जो भी आप बात कर रहे हैं, इससे मेरे को एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ। हम इनहेल एक्सहेल की भी बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो क्या इसका भी कोई लॉजिक या इसका भी कुछ ऐसा होता है कि हम इनहेल कर रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है और एक्सहेल कर रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है? मतलब कोई पर्पस है इनहेल और एक्सहेल का देखिए, भी? इनहेल सिंपली जो है ना, जब आप डीप एंड लॉन्ग इनहेल करते हैं, पर्पस सिंपली वही है। शिव ने क्या कहा कि वो ब्रीथ के माध्यम से आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो शिव, जब आप अवेयर होके सांस लेते हैं, द मोमेंट यू बिकम अवेयर, आपकी चेतना आ गई। चेतना मतलब क्या, शिव यहाँ बैठे हैं, आपके शिव जागृत हो गए। जब शिव जागृत हो गए तो अच्छे से शक्ति आपके जीवन में आने लगेगी, ठीक है। और हमें फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी अचीव करना है, वी नीड शक्ति। आप समझने की कोशिश करिएगा, यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी। तो वो नेचुरल प्रोसेस से, अभी हम कैसा जीवन जी रहे हैं कि हम जबरदस्ती का एनर्जी जो है, मतलब अपने जीवन में हम सारी चीजें जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, तो हम जबरदस्ती शक्ति को लेके आना चाह रहे हैं। उसके वर्सेस आप क्या करिए, एक नेचुरल प्रोसेस स्टैब्लिश करिए। आपने यहाँ से सांस लेनी शुरू कर दी, फिजिकल लेवल पे आप देख रहे हैं इतने सारे उसके बेनिफिट है। एनर्जी लेवल पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई
शक्ति का शिव से मिलन होगा, वो यूनियन की घटना घटेगी, और जब वो होगा तो आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा बढ़ेगा, आप अपने जीवन में भी अच्छा करने लगोगे। ओके, दोनों उसके एस्पेक्ट हो। तो ये तो हमें समझ आई। सपोज अब हम घर से बाहर जा रहे हैं, हाँ। तो क्या हमें स्टेप भी वही लेना चाहिए जो हमारा जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव है उसके उस पे अकॉर्डिंग? भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक जी, है। जैसे उसका पर्पस क्या है, जैसे फिजिकल लेवल पे हम कैसे स्वर को यूज करें कि हम और सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो जैसे स्वर विज्ञान में ये कहा गया है कि जैसे ये कमरा है या एक ये ऐसे घर है, तो ये एक एनर्जी, ठीक। घर से बाहर जब आप निकल रहे हैं आउटर साइड, वो एक अलग एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे जो वैदिक स्कॉलर ने, उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि तुमको फिजिकल सक्सेस मिले, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। जितना भी कुछ लिखा गया है ना, वो सिर्फ इसीलिए लिखा गया कि योग की घटना कैसे घटे, अच्छा, ठीक है। कि मतलब शिव और शक्ति कैसे मिले, क्योंकि मिलेंगे तभी तुम सफल होगे, तुम अपनी प्रकृति में स्टैब्लिश होगे, इस जगत में अच्छा करोगे जैसे अर्जुन ने किया, और इसी को करते 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 एक दिन मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मिलना बहुत जरूरी है, सब कुछ उसी लिए लिखा गया। अब क्या हुआ कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई सांस चेक करो, जो नॉस्ट्रल एक्टिव है उस सांस खींचो, और फिर वही वाला पैर, सांस को खींचने को हम सगुन कहते हैं, सांस छोड़ने को निर्गुण कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सगुन में किया हुआ कोई भी काम अच्छा है, निर्गुण में किया हुआ कोई भी काम खराब है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सांस खींचा, होल्ड किया, जो नॉस्ट्रल आपने चेक किया था एक्टिव है, वही वाला पैर बाहर निकाला, दूसरा पैर बाहर निकाला, और आपका ट्रांजिशन उस एनर्जी में, फ्रॉम दिस एनर्जी टू दैट एनर्जी इज ऑस्पिशियस। जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपको ये अपने डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जब घर से निकल रहे हैं, आप इसको ऐसा समझिए, एवरी डोर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इम्प्रूव योर लक फैक्टर, राइट, ठीक है। एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जब आप जा रहे हैं, अगर उसमें आपका प्रवेश ऑस्पिशियस हो गया तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, ठीक है। आपका वो काम बनना ही बनना है, ठीक। तो ऑफिस में आ रहे हैं, आपने चेक किया, गाड़ी में बैठने गए, आप घर से निकले, आपने चेक किया, गाड़ी में बैठने गए, नॉस्ट्रल चेक की, सांस खींचा, डोर ओपन किया, सगुन में गाड़ी बैठ के स्टार्ट कर लिया, अब वो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। बट इसमें एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि सपोज अभी हमने बात की थी राइट एक्टिव हो तो ये काम करने चाहिए, लेफ्ट एक्टिव हो तो ये काम करने चाहिए। सपोज बच्चे हैं, एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा देखना चाहिए कि कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है तभी पैर बाहर निकालें। देखिए, अगर तरीके से देखा जाए तो जो इड़ा है, लॉन्ग टर्म के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ईड़ा में जाना चाहिए। और ईड़ा में भी फिर हम सांसों में भी फिर 5 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। आप अगर कभी ऑब्जर्व करेंगे, जैसे अगर कभी बहुत अगर एंशियस है आप, ठीक है, तो आप या तो आपकी राइट या लेफ्ट कुछ भी चल सकती है। मान लीजिए अगर आपकी राइट ही चली, वैसे राइट ही चलेगी, तो आप अगर अपने हाथ को यहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो आपके यहाँ से सांस बाहर निकलेगी, एयर एलिमेंट। तो एयर, मैंने क्या बताया था कि एयर जो ग्रोथ से रिलेटेड है, तो एंग्जाइटी जो है जब आती है हमारे अंदर, तो हमारा एयर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, मतलब सांस यहाँ से निकलनी शुरू हो गई। उसको पहचानना आसान है एक्चुअली। जी जी, नीचे से निकल रही है तो उसको हम वाटर कहते हैं, बीच से निकल रही है तो उसको हम अर्थ कहते हैं। अच्छा, सांस अगर ऊपर से निकल रही तो वो फायर है, ठीक है। तो जैसे अगर जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट सारे लोग कर सकते हैं कि अगर बहुत एंग्जाइटी फील हो रहा है तो आप अपने हाथ को यहाँ लेके जाइए, तो आपको वो हवा फील होगी, ठीक है। अभी नहीं हो रहा होगा अभी मेरा लेफ्ट क्योंकि एक्टिव है। अभी मैं अर्थ में हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी अर्थ में। अच्छा, हाँ, मेरा लेफ्ट एक्टिव आई है। कैन आई कैन चेंज योर नॉस्ट्रल। अच्छा, अरे वाह, ठीक है। तो जी। अब जैसे क्या होता है कि अगर हम काम की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई रिजल्ट चाहिए तो इड़ा ज़्यादा अच्छा माना गया है। पिंगला शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा माना गया, कोई जल्दी से कोई क्विक रिजल्ट चाहिए तो पिंगला अच्छा माना गया है। मान लीजिए अब, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। मान लीजिए भाई घर लेने गए, कार लेने गए, तो देन वी शुड डेफिनेटली फॉलो इट। और हम हमेशा कहते हैं कि फिर इड़ा में भी तुम अर्थ एलिमेंट में स्टैब्लिश हो, तब जाओ वो काम करने, ठीक है। लेकिन हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? तो सगुन वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई, जब आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं तो अब इड़ा पिघला सब खत्म हो गया। अच्छा, ठीक, आपने क्या किया, जब सांस खींचे सांस रोकते हैं तो आप बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दैट एनर्जी चैनलाइजेस एवरीथिंग, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगेन घर से निकल रहे हैं, अपनी सांस चेक करें, नॉस्ट्रिल उसको फॉलो करें। एग्जाम में जब जा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर उसी हाथ से, जैसे एग्जामिनर आके डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसी हाथ से ले जो नॉस्ट्रिल उनकी एक्टिव है, ठीक। पहला जब वर्ड लिखने जाए, वो सांस खींच के सांस रोक के और पहला वर्ड लिखे। अच्छा, इतना कर ले, उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। कोई एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रवेश कर रहा है तो भी जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, सांस खींच के सगुन में उसमें प्रवेश करें,
तो बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अरे क्या बात है। बच्चे तो खुश होने वाले हैं। तो देखिए जी। तो ये जैसे आप जो बाहर निकल रहे हैं ना, ठीक है, अब ये इसमें भी देखिए स्ट्रेस कैसे क्या होता है कि हमारे वैदिक स्कॉलर ने क्या कहा, उन्होंने जो लिखा उनका ये पर्पस था कि भाई ऊर्जा अपवर्ड ही मूव करे, डाउनवर्ड मूव करेगी तो प्रॉब्लम है। तो जब हम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है, सटल लेवल पे, और वो वाइब्रेशन आपकी ऊर्जा को डाउनवर्ड फ्लो करा सकता है। डिस्टर्बेंस आ गई ना एनर्जी में, तो ऊर्जा डाउनवर्ड फ्लो कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि तुम जब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जा रहे हो तो सगुन में जाओ, तो वो सटल वाइब्रेशन नहीं होगा, तुम काम एंड कंपोज बने रहोगे, तुम्हारी एनर्जी अपवर्ड बनी रहेगी, तुम्हारा मूड चेंज नहीं होगा। फिजिकल उसके अपने जो भी एस्पेक्ट है कि हमें सफलता मिलने लगी कि भाई आप फिजिकल लेवल पे भी उस अगर जगह पे गए, आप अगर काम एंड कंपोज हैं, समझदार है, तो आपका काम अच्छे से बनेगा। तो फिजिकल लेवल पे वैसे फायदे हैं, लेकिन उसका बिगर पिक्चर ये है कि आपके एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ओके, तो इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस भी है ब्रीदिंग की कि हम और भी कुछ सीख सकें आपसे? एक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस और मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, मतलब इसको मैं कहता हूँ कि ये आलसी लोगों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। आप जी। अगर वर्कआउट नहीं कर सकते, आपको अपना वेट लॉस करना है, ठीक है, स्ट्रेस आपको कम करना है, नींद नहीं आ रही है, सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छे से काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं, आप बिस्तर पे लेट जाइए आराम से, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलसी लोगों की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आराम से आप बिस्तर पे लेट जाइए, चाहे नाक से चाहे मुंह से, मुंह से ज़्यादा हवा आप अंदर ले सकते हैं तो मुंह से करिए। आप 30 बार 40 बार जैसे इस तरीके से आपकी मतलब जब भी आप इनहेल कर रहे हैं आपका पेट ऊपर जाना चाहिए, ना भी फुलनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तो आपने 30 बार 40 बार 25 बार जितना भी, बेसिकली इतनी बार उसको करना है कि आपका पूरा का पूरा शरीर जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो आपके ना उंगलियों में टिंगलिंग फील होगा, ठंडा ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके एकदम पोर पोर तक पैरों की उंगलियों में पहुंच गया। जब वैसा फील होने लगे तो आपको क्या करना है, सारी हवा बाहर निकाल देनी है, आप सांस रोक लेना है। अच्छा। आपकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो गई है, ठीक है, तो अब आपको सांस लेने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, तो बॉडी विल सर्वाइव। अब आप सांस रोक लीजिए, 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड 2 मिनट 3 मिनट तक भी सांस रोका जा सकता है। अच्छा। अगर आप धीरे धीरे जब पारंगत हो जाएंगे तो जितने देर तक आप सांस, बेसिकली इसमें गोल ये है कि सांस को तब तक रोकना है जब तक एकदम वो ना हो जाए कि अब सांस लेनी ही लेनी, ठीक है। तो जब आप उस एक्सट्रीम उस पर पहुंच जाए जहां पे आप लोग कि नहीं बस अब सांस लेनी है, तो ढेर सारा सांस अंदर भरा पेट में, और फिर उस सांस को, उस हवा को उठा के आप अपने सर पे लेके जाइए, होल्ड इट फॉर 10-15 सेकेंड एंड रिलीज। ये एक राउंड हो गया, कम से कम 3 राउंड करिए। जब आप इनहेल करते हैं ना मल्टीपल टाइम, जब आपकी अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेट करते हैं तो बॉडी क्या करता है, बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा। ठीक है, वो क्या करता है, वो डोपामाइन और वैसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हैप्पी हार्मोन्स और अच्छी मात्रा में रिलीज करता है। ठीक है, जब आप सांस रोकते हैं, जब आप अपने आप को स्ट्रेस में लेके जाते हैं कि अब मैं सांस लेना ही पड़ेगा, तो आपका सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। अब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो क्या, और वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो अब वो रिपेयर का काम करते हैं। ठीक है, फिर जब आप सांस लेके और जब सांस को ऊपर आप लेके जाते हैं तो वो वापस से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो गया। अच्छा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, आप फोर्सफुली अपने आप को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में लेके जा रहे हैं। एक बार आपने किया, आपको वो मतलब जिसको कहते हैं ना शून्य वाली अवस्था, ब्लिस वाली अवस्था, उसमें आप पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। 3 बार करिए कम से कम। रात को नींद नहीं आ रही है, रात को अगर नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर लेटे लेटे इसको कर लीजिए, नींद आ जाएगी। ओनली जस्ट दिस प्रैक्टिस कैन क्योर एवरीथिंग, जो भी बीमारियां आपके शरीर में है। देखिए आपके शरीर को ना ऑक्सीजन मिलने लगा, ठीक है, आपका बॉडी पूरी तरीके से फंक्शन करने लगा। जो इंडोक्राइन सिस्टम है, वो जो केमिकल्स रिलीज करता है, उसका पर्पस ही यही है कि वो रिपेयर का काम करे, वो उस चीज को सपोर्ट करे। ठीक है, तो वो रिलीज होने लगा। आप प्रचुर मात्रा, जैसे हम जब फोन यूज करते हैं ना, तो डोपामाइन तब भी रिलीज होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है और वो एडिक्शन का कारण बनता है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, फोर्सफुली आपका बॉडी उसको रिलीज कर रहा है जी। तो इस प्रोसेस को करिए, कैसा भी स्ट्रेस हो, कितने भी परेशान हो आप, अगर जैसे ऑफिस से आए बहुत रेस्टलेस है, डू दिस, आप एकदम काम एंड कंपोज हो जाएंगे। और कितना टाइम में हम एक्सपर्ट हो सकते हैं इनको प्रैक्टिस करके? पहले दिन से आप एक्सपर्ट हैं। नहीं, लेकिन सांस आई डाउट कि सांस तो लेना है, बट अंदर से लेना है और यहाँ पे लाना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है।
अब जैसे प्रैक्टिस से हम 3 मिनट तक भी सांस रोक हाँ। सकते हैं, बट फर्स्ट डे तो मान मुझे लीजिए लगता है आप 30 30 सेकेंड ही सेकेंड। रोक लीजिए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। द पॉइंट इज कि जो ड्यूरेशन है वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आप स्विच कर रहे हैं फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक टू सिंपैथेटिक, मतलब वो जो स्विचिंग हो रही है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर वो केमिकल्स रिलीज होंगे। एंड इट इज़ वेरी वेरी, मतलब मैं ये पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे सीवियर बैक की प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस इंक्लूड की थी अपने डे टू डे लाइफ में। मतलब मेरे लिए, जैसे मुझे रनिंग का बहुत शौक है, जिम भी जाता हूँ, अगर मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मेरे जॉब में ट्रैवलिंग बहुत है। जी जी। अगर मुझे कभी, जब मुझे मौका नहीं मिलता है जिम जाने का या रनिंग करने का या फिजिकल एक्सरसाइज करने का, आई जस्ट डू दिस। अगर मैं ये किया, आपने, आपके बॉडी को जो चाहिए वो सब मिल गया, आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, जो बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, ओनली विद दिस वन प्रैक्टिस। बहुत अमेजिंग। और मैं तो बताता हूँ वही चीज़ें जो मैं करता हूँ, ठीक है, तो बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। जी जी जी, वंडरफुल। ठीक है सर, एक आपने बताया, सबसे पहले आपने बताया अपने आप को आइडेंटिफाई करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, आज क्या मतलब सबके लिए ही आज की डेट में। दूसरा आपने बताया जो मेजर कंसर्न है आज, एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। देन आप कह रहे थे एक तीसरा प्रोसेस भी होता है, तो वो फाइनल प्रोसेस पे हम आएंगे, आप बताइए। देखिए, तो अब जैसे मैंने बता दिया कि भाई आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा मैंने बता दिया कि भाई मेंटल जो स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तीसरा जो है कि आप अपने गोल कैसे अचीव करेंगे, या कैसे हमें सोचना है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए गोल को लेके, ठीक है। तो जैसे मैंने बीच में बताया था कि एक ही रास्ता है, दो अलग अलग रास्ते नहीं है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट बनाया है मैंने रिसेंटली, अभी हम लोग जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं ब्रीथवाइजर, वहाँ पे सिखाता हूँ मैं, लाइफ इन 3 सर्कल, ठीक है। जो अंदर का सर्कल है सबसे छोटा वाला, वो आपकी डे टू डे लाइफ हो गई। जो उसके ऊपर का सर्कल है वो आपका फिजिकल सक्सेस जो है, फिजिकल एस्पेक्ट आपके लाइफ का। और जो सबसे बड़ा सर्कल है वो आपका, आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल, जो आपकी जो मोक्ष वाला जो पार्ट है, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव, वो उसको डिनोट करता है। जो सबसे बड़ा सर्कल है वो दोनों छोटे सर्कल को पावर देगा, जो उससे छोटा है वो नीचे वाले को पावर देगा, मतलब वो उस तरीके से आप समझ लीजिए गवर्न करता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो सबसे छोटा वाला सर्कल है आपकी डे टू डे लाइफ, ठीक है। हम आज के समय में कैसा जीवन जी रहे हैं, आज के समय में हम कभी भी प्रेजेंट नहीं। अगर आप सोच के देखेंगे ना, वी आर ऑलवेज थिंकिंग, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं बट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है ना। माइंडफुलनेस की बातें बहुत होती हैं। मैं आपको सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एक अपने दिन में, मतलब दिन भर में जो है आप जो काम कर रहे हैं, आप एक गोल बना लीजिए, एक थॉट प्रोसेस बना लीजिए कि मैं जो, देखिए काम तो वैसे भी आप वो कर ही रहे हैं, और उस टाइम पे वो कर ही रहे हैं, तो किसी और चीज़ को क्यों सोच रहे हैं। तो आप क्या करिए, पूरी तरीके से अवेयर हो जाइए। आप अगर रोटी ही बना रहे हैं तो रोटी बनाने में अवेयर हो जाइए कि नहीं मुझे रोटी बनाना है। आपको एक तो क्या होगा ना, आपके ध्यान करने की जो आदत है ना, आप वो डेवलप कर रहे हैं। देखिए, जब आप नहीं करते, जब आप स्कैटर्ड रहता है आपका थॉट प्रोसेस, तो आपकी बॉडी वैसी ट्रेन हो रही है, आपका पैरासिम्पैथेटिक, आपका सिंपैथेटिक राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो रहा है। जब आप अपने दिन भर जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, उसको आप करिए, ठीक। तो उससे क्या होगा कि अब वो जो माइंडफुलनेस अपने आप प्रैक्टिस होने लगा, जो इड़ा एक्टिव होनी चाहिए वो अपने आप एक्टिव होने लगी, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा, मतलब वो फोकस्ड रहे एक ही चीज पे। तो ये आपने अपने डे को फिक्स कर लिया। फिजिकल सक्सेस की तरफ आते हैं। फिजिकल सक्सेस में 2 एस्पेक्ट है, ठीक है। और देखिए, फिजिकल सक्सेस हमेशा गेन से जुड़ा होगा। ये एक साइकिल चलती, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाटर से लेके गेन तक का, रिसोर्स से लेके गेन तक का एक साइकिल चलता है। जब ये इसमें आप सक्सेस, जैसे आपने कोई काम शुरू किया तो अल्टीमेटली उसका एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव होता है तो आपको गेन हुआ। फिर आप वापस से उसी लूप में दूसरा काम शुरू करेंगे, या उसी काम में वापस से आप इन्वॉल्व होंगे, फिर से आपको गेन होगा। जीवन में धीरे धीरे ऐसे करके आप ग्रो करते हैं। बहुत सिंपल है ना। अगर ये नहीं होता है तो फिर फेलियर, एक बार फेलियर कोई बात नहीं, 2 बार फेलियर कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका, हम सब लोग, हो सकता है कि हिरन हो, लेकिन हम सब ने शेर की खाल ओढ़ रखी है, ठीक है। ये बहुत मेजर तरीके से हर तरफ ये प्रॉब्लम है। आपने बताया कैसे कुछ नहीं कर सकते उसको। तो आप क्या करना शुरू, 2 चीजें आप करिए। एक, जिस भी डोमेन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, पहले तो अपनी आपने प्रकृति समझ ली, तो जो भी आपकी प्रकृति है उससे जुड़ा कोई एक काम आप पर्सनल लेवल पे शुरू कर दीजिए, हॉबी की तरह शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी वो जो प्रकृति है ना वो और प्रगाढ़ होती चली जाए, उसमें आप स्टैब्लिश होते चले जाए। जैसे मान लीजिए आप एयर वाले हैं, बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप अगर फायर वाले हैं, जिम जाना शुरू कर दीजिए, जिम जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे अगर वाटर वाले हैं तो हंसी मजाक की चीज़ें, जैसे होता है
उस तरीके की चीज़ों को देखना शुरू करिए। कॉमेडीज़ जो है आपको पसंद आएंगी, ठीक है, या फिर जैसे मैनेजमेंट वाली चीज़ें आपको, परिवार आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना शुरू करिए, ठीक है। अब जब आप ये करना शुरू करेंगे एज अ हॉबी, तो आप अपनी प्रकृति में स्टैब्लिश होना शुरू करेंगे, तो आप खूबसूरत बनने लगेंगे, दुनिया आपको पूछने लगेगी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब मान लीजिए किसी जॉब में आप हैं, आप वहाँ पे आप अपने प्रकृति में नहीं स्टैब्लिश है, ठीक है, भाई है बंदा एयर वाला लेकिन काम कर रहा है सेल्स का, ठीक है। तो अब क्या करिए कि उस काम में अपनी प्रकृति को आप कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे अगर कोई फायर वाला सेल्समैन है तो वो बड़ा एग्रेसिव होगा, ठीक है, लेकिन जो एयर वाला सेल्समैन है वो कैसा होगा, वो लॉजिक के साथ बात करेगा, नॉलेज के साथ बात करेगा, वो उस तरीके से बात करके उसको शेयर करने की, सेल करने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करिए, आप अपने आप को समझ गए तो आप उस काम में अपने स्ट्रेंथ को कैसे लेके आ सकते हैं, उसको आप कॉपी मत करिए किसी और को। सेल्स की ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है यू नीड टू बिकम बोल्ड, यू नीड टू, आपको बोल्ड बनने की जरूरत नहीं, आप बोल्ड बन ही नहीं सकते। तो जिस स्ट्रेंथ में आप हैं उसमें आप काम करना शुरू करिए, ठीक है। ये सब भी मान लीजिए, ये सब में बड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, मेक फाइनेंशियल गोल्स। क्यों? वो तो इम्पोर्टेंट है। गेन बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है। हम किस जॉब में हैं, किस जॉब में जाएंगे, हो सकता है उसमें हम बहुत खुश ना हो, ठीक, लेकिन अगर मैंने फाइनेंशियल गोल बना लिया तो वो अचीव करना हो, तो गेन बहुत जरूरी है। तो जब मैं उन फाइनेंशियल गेन्स को अचीव करता हूं ना, तो मेरे जीवन में वो गेन वाली घटना होती है, तो मैं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता हूँ। तो आप किसी भी जॉब में हैं, आप किसी भी एलिमेंट में हैं, कैसा भी ये सब मेस्ड अप हुआ पड़ा है, मेक फाइनेंशियल। क्या आपने बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, बहुत, जैसे मैं अपने शिव शक्ति कोर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ। आप सोचेंगे आप लोग कि ये स्पिरिचुअल कोर्स में ऐसी नाम कैसी, से ऐसा लगता है कुछ स्पिरिचुअल, हाँ, अवेकनिंग के लिए होगा, लेकिन उसमें मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो गेन बहुत जरूरी है। गेन कैसे होगा, तो या तो मैं जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे कर सकते हैं, वो मुश्किल लग रहा है तो आपने एक फिजिकल, आपने एक फाइनेंशियल गोल बना लिया, उसको जब आप अचीव, भाई मैं जीवन में कैसा भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होता जा रहा हूँ तो वो गेन क्या करेगा, मुझे धीरे धीरे ऊपर उठाएगा, ठीक। तो फिजिकल एस्पेक्ट पे आपने वो कर लिया, इस तरीके से माइंडसेट डेवलप करिए। और जो तीसरा जो एस्पेक्ट है आपका मोक्ष वाला, अब देखिए, जैसे हम लोग बिफोर द पॉडकास्ट भी बात कर रहे थे, जिम कैरी के बारे में बात कर रहे थे, तो मोक्ष क्यों जरूरी है? अगर हमें ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो हमें मोक्ष को, हमें डिवाइन यूनियन को समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या है कि आप सिर्फ इस लूप में फंसे रहेंगे, गेन, भाई 100 करोड़ कर लिया, 500 करोड़ कर लिया, 1000 करोड़, देयर इज नो एंडिंग टू इट, ठीक है। जैसे जिम कैरी का एक बहुत पॉपुलर वीडियो है जहाँ पे उनको कहा जाता है कि 2 टाइम्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर, ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो आते हैं तो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम 2 टाइम्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर जिम कैरी, you know, and when I go to bed and sleep in the night, I'm not somebody who is going to bed. I am 2 times Golden Globe Award winner. And what do I dream? I dream about becoming 3 times Golden Globe Award winner. Because I think I might be enough. जब मैं 3 बार जीत जाऊंगा तो शायद वो इनफ हो जाए, शायद जो वो वॉइड है वो फुलफिल्ड हो जाए। तो माई पॉइंट है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये बना लेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, वो बना लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। आप बनाइए, आप एफर्ट लगाइए, आप मेहनत करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझिए कि आप अगर 100 करोड़ के लिए परेशान हैं तो इस दुनिया में हज़ारों लाखों लोग आए जिन्होंने 100 करोड़ बनाया, ठीक है, और इस दुनिया से चले गए, कोई उनको याद नहीं करता है, कोई उनको नहीं जानता है। तो अगर आपका जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है तो यू विल जस्ट एग्जॉस्ट योरसेल्फ एंड इन द एंड ऑफ द डे यू विल डाई एंड कुछ भी नहीं होगा जीवन में। इसलिए मोक्ष की घटना, जो वो वॉइड है ना, कि कैसे मैं अपने आप को उस डिवाइन ब्लिस पे इस्टेब्लिश करूं, उसके लिए मोक्ष की घटना बहुत ज़रूरी है। तो रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट उस डायरेक्शन में लगाइए। जो यहाँ शिव बैठे हैं उनको जागृत करिए। जब आप करेंगे ना तो जो ये पीछे वाली घटनाएं हैं ना, कि आप कौन है, क्या है, आपका डे टू डे लाइफ, आपके स्ट्रेस, ये सारे अपने आप अलाइन वो भी होने शुरू। भाई महादेव आ जाएंगे, तो महादेव आ गए तो जीवन में चमत्कार तो होगा ही ना। तो जो तीसरा सर्कल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट से शुरू करिए। मैं भी आपको एक प्रैक्टिस शेयर कर देता हूं। आप 5 मिनट से शुरू करिए और धीरे 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 धीरे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर हम तो 1-1 घंटा बैठ जाते हैं मेडिटेशन में, आँख खोलने का मन नहीं करता। सोचिए एक जगह आप मेडिटेशन कर रहे हैं जहां आप जबरदस्ती मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या अचीव होगा? कुछ भी अचीव नहीं होगा। वर्सेस कि आप अब आपका आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है,
Okay. 1 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला, ठीक। तो ये जो तीसरा सर्कल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ भी एफर्ट लगाइए। जो ये योग की घटना है, जो ये डिवाइन यूनियन है, इसको समझिए, इसको अपने जीवन में लेके आइए। तो जब ये मेडिटेशन का ये वाला लेवल आ जाता है 1-1 घंटे वाला, तो क्या हम समझें कि हमने मोक्ष की मतलब प्राप्ति कर लिया, या आप उस हम डायरेक्शन में आगे बढ़ गए, मतलब ठीक है। उस लेवल पे आप सुखी, राइट डायरेक्शन हाँ, में जा आप रहे हैं? सुखी जीवन व्यतीत करना आप शुरू कर दिया आपने, आप खुश रहने लगे, आपके अंदर एनवी, ग्रीड, ये वो जितनी भी चीजें हैं अब वो खत्म। मैं अपने क्लास में हमेशा कहता हूँ कि पड़ोसी गाड़ी लेके आया और यहाँ पे जरा सा भी होता है ना कि कुछ नहीं हुआ, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर जरा सा भी यहाँ पे एक पिंच हो गया कि अरे यार, मुंह से तो भले हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया Wow, बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से congratulations, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एनवी में फंसे हुए हो, जेलसी में फंसे हुए हो, आपके जीवन में योग की घटना नहीं घट रही। ओके। तो क्या हम धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे कि हम डिवाइन ब्लिस, मतलब हम खुश हो गए, सिंपल सा, अगर सब छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी छोड़ देते हैं, बेसिकली मैं ऐसा बन गया कि मैं खुश रहने लगा, मैं हमेशा खुश हूं, मुझे आप क्या कहते हैं, आपकी खुशी में भी मुझे खुशी ही मिल रही है। एक ऐसा समाज बने जहां पे सब लोग एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, ऐसा समाज नहीं जहां पे कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में और एनवी में फंसे हुए हैं। अल्टीमेट गोल तो वही है, हैप्पीनेस और पीस, जो शायद आज की डेट में किसी के पास किसी के भी पास नहीं है। ठीक है। तो ये जो मैंने लाइफ इन 3 सर्कल मैंने एक्सप्लेन किया, तो फिजिकल जो गोल है ना वो खराब नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो गेन होना बहुत जरूरी। अगर गेन नहीं होगा आपके जीवन में ना, भाई आपके घर में पैसे ना हो, घर में खाने का ना हो, और मैं आपको आके ज्ञान दूं कि तुम बैठ के मेडिटेट करो, हो पाएगा क्या? बिल्कुल कभी भी नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं आश्रम में, ठीक है। मतलब मेरे एक जानने वाले, उन्होंने ऐसा किया, घर छोड़ के आश्रम चले गए, परिवार पूरा बिखर गया, बच्चे की डेथ हो गई, बड़े बच्चे की डेथ हो गई, छोटा बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे चला गया, ठीक है। देन ही हैड टू कम बैक। आप समझने की कोशिश करिए, भगवान गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा ना तो ही वॉज रेडी फॉर इट। उनको फिजिकल एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं था। जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं, आपका अभी भी लगाव यहीं पे है। मतलब भगवान बुद्ध अगर घर पे रह भी जाते ना तो वो किसी के काम के नहीं थे, बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो अपने आप में ही तो खो जाते वो अपने आप घटना घटेगी नेचुरली आपके जीवन में। जिस दिन वो घटेगा कि अब आपको सच में लगाव नहीं महसूस, आप छोड़ के चले जाइए। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, छोड़ के भागिए मत, नहीं तो फिर वो वाली कहावत है ना, ना माया मिली ना राम, वो दोनों ड्युअलिटी में आप फंसे हुए हैं। एक लाइफ फिजिकल सक्सेस अचीव करना अगर आपके लिए जरूरी है, 100 करोड़ जरूरी है तो 100 करोड़ बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि 100 करोड़ बना के आप सुखी हो जाएंगे, तो नहीं होंगे आप सुखी। जरूरी नहीं, वो सुखी होंगे ही नहीं आप। यू हैव टू डू दैट डिवाइन ब्लिस वाली घटना जब तक नहीं घटेगी, आप सुखी नहीं होंगे। सर, ये तीनों एस्पेक्ट तो हमें समझ आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए आई ओपनिंग पॉडकास्ट होना चाहिए कि पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट अगर वो विद हैप्पीनेस मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो मुझे लगता है मतलब सब कुछ ही मिल गया। तो इसके साथ ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और करना चाहूँगी, जो कुछ मेरे मन के भी है और कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी हमें डीएम्स आते रहते हैं कि ये पॉडकास्ट कीजिए, क्वेश्चन पूछिएगा। तो आप उनका 1 लाइन 2 लाइन शॉर्ट में बताइएगा कि क्या हो सकता है। तो जैसे हमने स्वर विज्ञान पे बात की, तो एक चीज़ बताइए कि हम इसको डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बताया घर से बाहर निकलने वाला, तो ये तो बिल्कुल ऐसा एक नेचर बना लीजिए आप, ठीक है, कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जब भी आप कहीं भी एंटर कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज फॉलो योर स्वर। चेक करिए, सगुन में हमेशा एंटर करिए। देखिए क्या होगा ना, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब जगह कहाँ बची कि भाई आप कहीं जा रहे हो कोई काम करने, वो काम बन गया तो आप तो जीवन में आगे ही बढ़ोगे ना। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं, ठीक है। जी, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, जैसे कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, तो क्या इसी से रिलेट करूं मैं कि अगर उन्होंने सिर्फ इतनी प्रैक्टिस भी कर ली कि अपनी नॉस्ट्रल के अकॉर्डिंग उन्होंने चलना शुरू कर दिया, तो वो सक्सेस मिलने लगेगी? बिल्कुल अगर वो करके देखे, होता है जैसे हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के जो संस्कार हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से हट गया तो वो खूबसूरत नहीं है, तो वो नहीं बिक रहा है, ठीक है, उसकी डिमांड नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको वही करना चाहिए कि अपनी प्रकृति में वापस स्टैब्लिश हो। लेकिन उसको छोड़ के अगर उतना भी ना करना हो तो सिंपली जो है आप सिर्फ और सिर्फ नॉस्ट्रल को फॉलो करिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे
एक कैलेंडर शेयर होता है, ठीक अच्छा। है। तो उसमें ईड़ा और पिंगला का दिन बताया जाता है, तिथि होती है। अच्छा। तो जैसे अगर ईड़ा की तिथि है तो हम क्या करते हैं, सांस खींच के उसी पैर से जमीन पे अपना पैर रखते हैं, ठीक है, जब उठ रहे हैं सुबह सो के, और फिर वहीं पैर लेके कमरे से बाहर गया और दूसरा पैर, और फिर सांस छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ कि जब आप एवरी डे, जब आप रोज सुबह जब सो के उठते हैं और इसको आप फॉलो करते हैं, तो आपका पूरा दिन ऑस्पिशियस हो गया। अब इसमें देखिए डिफरेंस कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर ईड़ा का दिन है, मतलब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, आप सो के उठे, आपकी राइट चल रही है। अगर आपको नहीं पता है, आप उठेंगे, उठ गए, अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, वो पूरा का पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। आप क्या कर सकते हैं, आप करवट बदल के लेट जाइए, इस नॉस्ट्रिल को एक्टिव करिए। जब ये एक्टिव हो जाएगी 5-7 मिनट में, सांस खींचा, पैर रखा, घर से मतलब कमरे से बाहर निकल गए। अब आपने अपने उस दिन को लकी बना लिया। अरे जब क्या एवरी बात डे है। आप उसको लकी बना रहे हैं, तो फिर जगह कहाँ बची? और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो ही बन जानी एग्जैक्टली, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको- आप नॉस्ट्रिल देख के बता सकते हैं सुबह कि आज ईड़ा का दिन है कि पिंगला का दिन है। अच्छा, ओके, अमेजिंग। ठीक है, अभी तो सर अभी तक हमने बात की अपने बारे में कि हम अपने अंदर पीस कैसे ला सकते हैं, हम हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं, बट क्या हम इसके थ्रू, स्वर विज्ञान के थ्रू, हम रिश्तों को भी ठीक कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने क्या आपसे कहा शुरू में कि शिव जो है ना, हमारे और आपके सबके शिव एक हैं, आज्ञा चक्रा पे शिव बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये लाइव हम लोग का एक फीडबैक सेशन था जब हम लोगों ने बैच खत्म किया था पिछला वाला। तो उसमें एक व्यक्ति ने, उनकी सिस्टर, शी वाज आई थिंक 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, उसको उन्होंने पूरा क्योर कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं क्या कहता हूँ ना, कि आप अपने शिव को जागृत करिए। परिवार में बहुत दिक्कतें परेशानी है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आप यहाँ पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो आप अपने शिव को जागृत कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने शिव को जागृत करेंगे तो शिव तो एक ही है ना, जी जी। परिवार में सबके शिव जागृत होने शुरू हो जाएंगे। देखिए अच्छा, कितनी पावरफुल चीज़ है ये, कमाल ठीक है। है। तो सबके शिव जागृत होने शुरू है, इसका मतलब क्या, सबके अंदर प्रचुर मात्रा में एनर्जी आने लगेगी, परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। तो आप अपने, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बच्चे के साथ रिलेशन नहीं अच्छा है, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने शिव को जागृत करना शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे उनके अंदर अपने आप समझदारी आनी शुरू होगी। क्योंकि जनरली हमने देखा है इन लॉज से नहीं बन रही, कई बार ब्रदर सिस्टर में नहीं बन रही है, दोस्तों से नहीं बन रही है, तो अगर हम इसको एक्टिव करते हैं तो सारे रिश्ते ठीक होने क्योंकि लगेंगे। लॉजिकल है, शिव तो सबके एक ही है, आपके जागृत होंगे। जैसे अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप पहले, आपका परिवार ठीक होगा, फिर अगर किसी बिल्डिंग में आप रहते हो तो वो बिल्डिंग ठीक होगी, अच्छा। उसके बाद वो सोसाइटी, मतलब जैसे हाँ, जैसे समझ गई। आपका जो एक्टिवेशन बढ़ता जाएगा, हाँ। जितना वो बढ़ता जाएगा उतना उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में मतलब फैलता आपके दायरे में जितने लोग हैं पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, exactly. दैट्स ग्रेट, कूल। इसमें सर जैसे अब हमने कहा कि रिश्ते तो हमने ठीक कर लिए, बट वही बात आती है कि हमारे अंदर बीमारियां भी आज की डेट में पता ही नहीं चल रही, कोई भी आ जाती है, तो उसको भी हम क्योर कर सकते हैं? देखिए, अगर कैसा है, बीमारी जो है, जैसे मैंने कहा ना, वॉरेन बफेट के बारे में मैंने कहा कि वो बर्गर खा रहे हैं रोज सुबह नाश्ते में, वो बर्गर खा रहे हैं मैकडी का, ठीक है, इट इज नॉट हेल्दी, बट ही इज Not at 94 all, ईयर। हाँ। अगर आप सांसों को यूज करके, जो हमने कहा कि दिन में आपकी ईड़ा चले, रात में पिंगला चले, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो आपका स्ट्रेस जो है ना, वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो जो बीमारियां और बाकी की चीजें वो हो क्यों रही है, स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है। आपके ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। तो जब आप स्ट्रेस से बाहर निकलना शुरू होते हैं, काम एंड कंपोज हो जाते हैं, अपने आप आपकी बीमारियां भी सही होनी शुरू होती हैं। अच्छा, और जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं? क्रॉनिक में थोड़ा समय लग सकता है। अच्छा, लेकिन ठीक हो जाती हाँ, हैं? कितना, देखिए अल्टीमेटली जो भी हो रहा है ना आपके जीवन में, आपकी सांसों से क्यों हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा। वॉटेवर जो भी बीमारी भी आपके शरीर में हो रही है, वो कहीं ना कहीं सांसों से जुड़ी हुई, कुछ चीजों को छोड़कर, जिसका फिजिकल एस्पेक्ट है। जी। लेकिन सांसों के माध्यम से आप अपने शरीर को ऑप्टिमम लेवल पे लेके आ सकते हैं। Okay. और फिर आपका शरीर क्या करेगा, आपका शरीर उन चीजों से बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है। भाई, हमारे कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है, ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि किसी भी बीमारी, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी उसको या वायरस को वो किल कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम लेवल पे काम करेंगे तभी तो किल कर पाएगा वो। राइट। एक हम जो ये स्वर हैं, इनको स्वर बोला जाता है। हाँ। तो इसमें कौन सा सबसे पावरफुल है, कि कोई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो कौन सा स्वर को पावरफुल माना जाएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग चलें? अच्छा क्वेश्चन। देखिए, बहुत अगर इंपॉर्टेंट काम है तो आपकी ईड़ा चले, वो सबसे अच्छा है। Left. आपको ईड़ा वाले दिन पे ही वो काम भी करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कैलेंडर में, हाँ। तो वहां पे जैसे बेस्ट डेट करके, जहाँ पे जो पक्ष है हमारा, जो तिथि है वो भी ईड़ा की है, शुक्ल पक्ष जो होता है वो ईड़ा का होता है,
कृष्ण पक्ष अच्छा। जो होता है वो पिंगला का होता है, ओके। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है, जी, इड़ा जी। है, हम्म। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं है तो पिंगला है, वहां सन आ गया, ठीक। हम्म। तो आपका जो डे है उस डे को भी हम इड़ा पिंगला में डिवाइड कर देते हैं। तो आपका डे जो है, जैसे ट्यूसडे सैटरडे को कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। Okay. ट्यूसडे सैटरडे और संडे को भी कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। रीजन? वो पिंगला के डेज है, अच्छा। ठीक है। पिंगला के दिनों में मतलब दे आर नॉट वेरी ऑस्पिशियस। आप मंडे को कर लीजिए, आप वेंसडे को कर लीजिए, थर्सडे को कर लीजिए, फ्राइडे को, वो इड़ा के दिन है, तो वो अच्छे हैं। तो आप क्या किया, आपने वो इड़ा वाले दिन पे आपने चूज कर लिया, मतलब जनरल आप सिंपल करिए, इड़ा वाले दिन को चूज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आप अपनी इड़ा एक्टिव करेंगे घर से निकलने से पहले, और इड़ा एक्टिव करने के साथ साथ आप अर्थ एलिमेंट को एक्टिव करेंगे। कैसे करेंगे अर्थ एलिमेंट को एक्टिव? तो लम लम लम, इस मंत्र को 15, 20, 25 बार मन में बोलिए या चाहे जोर जोर से बोलिए, आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, आप इड़ा में घर से बाहर निकले और उसमें भी अर्थ एलिमेंट में घर से बाहर निकले, वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात। शादी करने जा रहे हैं जी। इसमें जाइए, बहुत अच्छा, वो यूनियन जो है वो शादी बहुत लंबी टिकेगी। और जिनकी हो चुकी है वो क्या करें? जिनकी हो चुकी है वो फायर में ना जाए। अब वो मतलब वो एक अलग पूरा का पूरा पॉडकास्ट हो सकता है जहाँ पे हम लोग इड़ा पिंगला में और फिर वो 5 एलिमेंट कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे क्या करना है, मतलब आपस में अच्छी बनी रहे उसके लिए देखिए सिंपल है। उसके लिए ना आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक करिए, अगर आपकी पिंगला चल रही है, ठीक है, मतलब राइट चल रही है, और उसमें अगर एयर या फायर चल रहा है तो बहस तो होनी ही होनी। अच्छा, ठीक है। तो अगर ये चल रही है, वापस उठ के वहां से चले जाइए, इसको एक्टिव कर लीजिए, फिर आइए, अपने आप ही आपको गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा ही नहीं कि आप अब आपके पास एनर्जी बची ही नहीं कि जाके आप शिवा आ गए ना, समझदारी आ गई। जी जी। तो अब आपके पास वो बचेगा ही नहीं कि इनको उल्टा पुल्टा बोल, मतलब पिंगला एक्टिव है तो दूर जाके बैठे। दूर जा। सही है सर, ये तो बहुत अच्छा है। तो सर इसमें एक चीज़ बताइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबकी विशेज़ होती हैं, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती हैं, तो उसको भी हम अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक जो है स्वर मैनिफेस्टेशन, मैं हमेशा शेयर करता हूँ लोगों के साथ। इसमें कैसा है ना कि टेम्पल में मैनिफेस्टेशन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। टेम्पल मीन्स मंदिर में? मंदिर में, हाँ। Okay. तो मंदिर में कैसा है कि आप कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जो वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब भगवान जो है, हाँ, भगवान वेस्ट में बैठे हो, ठीक है। भगवान वेस्ट में बैठे हो या फेसिंग? भगवान वेस्ट में बैठे हो और वो ईस्ट को फेस कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है। वहां पे आप क्या करेंगे, जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपने स्वर को चेक करेंगे। सगुन में जो पैर एक्टिव है, नॉस्ट्रिल एक्टिव है, वही पैर लेके मंदिर में चले गए, एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, आप प्रॉपर तरीके से चले गए। उसके बाद जो है वहाँ भगवान के सामने जब आप जाते हैं तो इनहेल करिए बहुत अच्छे से, वेस्ट में आप भी खड़े हैं भगवान के सामने, इनहेल करिए, नाभि में सांस भरिए, और उसके साथ साथ अपनी विश को भी इनहेल करिए। इमेजिन करिए कि ऐसे आप विश जो भी आपकी उसको भी आप सोचिए, ठीक है। अब जब आपने वो किया, आंख बंद करके आपने इनहेल किया, अब ऐसा इमेजिन करिए कि 72,000 नाड़ियों से वो विश जो है स्प्रेड हो रही है उस मंदिर के एनर्जी में, ठीक है। अच्छा। अब देखिए भगवान वेस्ट में बैठे हैं, वेस्ट जो है ना इच्छा पूर्ति की दिशा है वास्तु के हिसाब से, और मंदिर में क्या होता है, वो पिरामिड वाला गुंबद बना होता है, तो वहां की एनर्जी बहुत हाई होती है। जब उसमें आपकी विश जाके मिलती है उस एनर्जी के साथ, ठीक है, और उस एनर्जी में जब आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वेस्ट जो है वो इच्छा पूर्ति की दिशा है। तो ये मल्टीपल चीजों को मिला के जो है ना, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं अपने विश को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अरे क्या बात है सर, मतलब ये तो बहुत ही, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल चीज है और लॉजिकल। जैसे आप देखेंगे ना, जो ये बड़े बड़े जो मंदिर है ना, पुराने मंदिर, जैसे तिरुपति का मंदिर देख लीजिए, उसमें भगवान वेस्ट में बैठे हैं। और इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लोग वहां जाते हैं, जो कहते हैं उनकी बातें पूरी हो जाती है। तो क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि वो जा रहे हैं वहां पे और जाके वेस्ट में भगवान के सामने वो अपनी बात कह रहे हैं। तो वेस्ट जो उस जगह की ऊर्जा है वो इतना हाई है कि आप वहां पे हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, आपकी विश को हायर फ्रिक्वेंसी मिलती है और वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अच्छा। उसमें अगर हमने स्वर को ऐड कर लिया तो वो और पावरफुल बन जाती है। जो मैंने आपको बताया कि आपने इनहेल किया और पेट में होल्ड करके और उस तरीके से 72 नाड़ियों से आप उसको इमेजिन करिए कि वो स्प्रेड हो रहा है, इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। मतलब मुझे लगता है आज हमारे व्यूअर्स की तो मतलब लॉटरी लग गई है कि उन्हें इच्छा पूर्ति का मंत्र भी आपने दे दिया है। अमेजिंग। अब चलते चलते सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई एक स्पेशल टिप हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। पैसे की बात कर लेते हैं, पैसा सबसे ज़रूरी है ना? जी 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 जी। तो जैसे स्वर के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन में पैसे की ग्रोथ करा सकते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे वॉलेट वगैरह रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप पैसा निकालते हैं, एटीएम से पैसा निकाला,
सांस खींच के उसको वॉलेट में रखिए हमेशा। अच्छा। ठीक है, तो हर महीने का एक ऐसा नियम बना लीजिए, 500 रुपये निकाल लिया, 1000 निकाल लिया, वो आप अपने वॉलेट में रखिए। ठीक, जब भी आप पेमेंट करते हैं, चाहे आप कैश कर रहे हैं, चाहे अपने फ़ोन से कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, सांस खींचिए और पेमेंट करिए। अच्छा, ठीक, उसमें भी सांस खींचना हाँ, है इसमें और एटीएम से पैसे निकालते हुए हाँ, सांस खींचना है। तो क्या होता है जब हम पेमेंट करते हैं ना, तो हमेशा हमारे अंदर लैक वाली भावना आ जाती है कि पैसा जा रहा है। ठीक है, जब आप सांस खींच के और सांस होल्ड कर लेते हैं सगुन में, तो वो जो सिग्नल है ना यूनिवर्स को, वो नहीं जाता है कि लैक। ठीक है, अच्छा। अब वो क्या सिग्नल जाता है? कोई सिग्नल नहीं जाता। उसको लगता है, तो यूनिवर्स को क्या लगता है कि ही इज गिविंग मनी। तो व्हेन यू सेंड दैट एनर्जी ऑफ गिविंग, तो यूनिवर्स आपको और देना शुरू कर देता है। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। जब भी आप पैसा दे रहे हैं, सांस खींचिए, सगुन होल्ड करिए और पैसा दीजिए। आपके जीवन में पैसे की कमी रहेगी नहीं। मतलब ये मेरा तो खुद का किया हुआ, मतलब मैं करता ही हूँ हमेशा। ठीक है, मतलब मुझे कोई पेमेंट करनी है तो इनहेल करूं, सांस रोकिए, हाँ, और पैसे दूं। यस, हमेशा Okay. मेक एन हैबिट। चाहे कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं आप, ओला आपने उबर किया, आप टैक्सी वाले को पेमेंट कर रहे हैं, आप ग्रोसरी ले रहे हैं, कहीं भी XYZ, ऑलवेज मेक अ हैबिट की जब भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सांस खींचा, सांस रोका और पेमेंट कर दिया। आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज वो एनर्जी लेवल पे क्या है ना, दैट लैक इट गोज बैक टू यूनिवर्स। अच्छा, ये लैक की भावना जनरेट कर रहा है, इसको और लैक दो। ठीक है, तो अब जीवन में वैसे सिचुएशन आएंगे जहां पे आप दिए ही जा रहे हो और कम होता ही जा रहा है, वर्सेस वो बिल्कुल रुक जाएगा। अच्छा, और ये जो आपने एटीएम से बताया है, निकालते टाइम भी इनहेल करके रोकना है। एटीएम से आपने निकाला, निकालने के उसके बाद पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, एटीएम से आपने पैसे निकाले, निकाल के आपने उसको अपने वॉलेट में रख दिया। ठीक है, तो वो जो वहां पे भी ना, वो लैक वाली भावना आपके अंदर नहीं है। मतलब पैसा जो आपने रखा, वो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पास पड़ा हुआ आपके वॉलेट में। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ओके। आप चाहें इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, जैसे घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की एक दिशा है WSW। जी, ठीक जी। है, वो सेविंग की दिशा है, एजुकेशन की दिशा है। वहां पे आप पिगी बैंक ले लीजिए एक। ठीक है, चाहे कैसा भी ले लीजिए, डजंट मैटर। एक पिगी बैंक ले लीजिए, थोड़े पैसे निकालिए, कॉइन्स ले लीजिए, सांस खींच के उसमें पैसा डालिए और वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए। जीवन में कभी पैसे का अभाव होगा ही नहीं, और पैसा खर्चा होना भी रुक जाएगा। किसी को अगर ये कंप्लेन है ना कि बहुत खर्चा होता है, आया चला गया, वो सब बंद हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी एक एजुकेशन ही मैं बोलूँगी देने के लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को कहीं से कहीं ले जाने वाली बातें आपने बताई हैं कि जो आज की डेट में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है और एंजाइटी है, अगर हमने उसको क्योर कर लिया, हैप्पीनेस ले आए, तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और साथ में पैसे का तो आपने बता ही दिया है। तो पैसा और हैप्पीनेस मिल गया तो और चाहिए क्या? और लास्ट में मोक्ष, उसका भी आपने बता दिया है। तो मतलब थैंक यू सो मच इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए और इतना नॉलेजेबल बनाने के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आया होगा।